एक बार फटाफट से बताइएगा, मेरी वॉइस आ रही है क्या? सब कुछ सही है? ऑल ओके? तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा। सर, ये ऑफ है ना माइक? माइक अभी ऑफ है ना? तो गुड इवनिंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हम। आज जो हम लोगों को देखना है, तो देखिए क्रोनोलॉजी जो हम मतलब बिठा रहे थे, तो उसमें क्या था कि हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने पहले देखा क्या। आ, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको एक बार बताइएगा। हमने देख लिया अभी तक में हमने क्या क्या देखा है, वो मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो इस पे जो है हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था? हिस्ट्री क्या है देख लिया, ठीक है। इंडिया में हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ वो हमने देखा। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, सब कुछ देखा। प्री हिस्ट्री में हमने देखा स्टोन एज, ठीक है। अब उस स्टोन एज में हमने अलग अलग देखा, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। जिसको हमने देखा कि डिवाइड करने की जब बात आई थी, तो हमने बोला था कि ऑन एन एवरेज आप देखिएगा तो लगभग 20 लाख से लेके, ठीक है। 1 मिनट, मैं लाख में नहीं मिलियन में लिखता हूं, तो आप थोड़ा सा कन्वीनियंट रहिएगा। कि हमने देखा था क्या कि 2 मिलियन से लेके, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके कब तक चला था? तो ये पूरा स्टोन एज मैं बोल रहा था कि 4000 बीसीई, और कहीं कहीं पे आपको दिखेगा 35,000 बीसीई। अब कहोगे कि सर ऐसा कैसे, कोई फिक्स टाइम नहीं है क्या? तो नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिक्स टाइम नहीं है। कि देखिए कुछ एरिया में तो 4000 बीसी आते आते जो है वो चैल्कोलिथिक एज शुरू हो गया। अब चैल्कोलिथिक एज क्या है वो हम समझेंगे। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी थे जो हो सकता है कि हिंटरलैंड हो या फार ईस्ट में हो, तो वहां जो है 3500 बीसी तक ये चलता रहा था स्टोन एज। स्टोन एज में पर्टिकुलरली क्या, तो नियोलिथिक एज, क्योंकि सबसे लास्ट स्टोन एज क्या है जिसके बाद चैल्कोलिथिक शुरू हुआ है, तो जवाब आता है कि सर नियोलिथिक। तो लगभग नियोलिथिक जो है कहीं कहीं पे आपको 4000 बीसी तक देखने को मिलेगा, कहीं 3500 बीसी तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4000 और 3500 बीसी के बीच में चलता रहा। इसमें कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं आना चाहिए कि अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि नियोलिथिक का एग्जैक्ट, बोलेगा कि नियोलिथिक का एग्जैक्ट डेट बताइए, तो मैं कह रहा हूं कि 8000 से लेके और 4000 बीसीई जो है ये तो आइडल कंडीशन है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में 4000 बीसी ना दिखे और अगर आपको 3500 बीसी भी दिख रहा है, तो भी आप उसको हिट कर सकते हैं, ठीक है। कि तो भी ये जो है बिल्कुल आपको सही माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये 3500 बीसी आया, तो हमने देखा क्या कि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अपने हिस्ट्री में जैसे जैसे जो है टूल्स चेंज हो रहे थे, वैसे वैसे हम नेम को चेंज कर रहे थे। जैसे याद कीजिए पैलियोलिथिक में टूल्स चेंज क्या हो रहा था, तो कोर के फ्लेक के टूल्स बन रहे थे, तो हमने बोला उसको कि वो सर आपका पैलियोलिथिक है, ठीक है। तो सबसे ओल्ड स्टोन एज था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही मीजोलिथिक का टाइम आता है, तो टूल्स बिल्कुल चेंज हो गए। टूल्स क्या चेंज हो गया, अब माइक्रोलिथ्स बनने लगे। अब माइक्रोलिथ्स बनने लगे तो उस बिहार पे हमने उसको एक न्यू नेम दिया। उसको हमने बोला क्या, उसको बोला मीजोलिथिक एज। फिर इस मीजोलिथिक एज के बाद दोबारा से टूल्स चेंज हुए, और अब क्या हो गया कि माइक्रोलिथ्स तो बन रहे थे, लेकिन उसके साथ में पॉलिश्ड टूल्स बनने लगे। पॉलिश टूल्स कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा जो है उसमें एज, शार्पनेस ये आने लगा, तो हमने उसको बोल दिया नियोलिथिक एज, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हमने देखा कि टूल्स चेंज हुए, और टूल्स के लिए जो स्टोन्स थे वो स्टोन्स चेंज हुए, तो हम जो है नेम चेंज कर रहे थे। ठीक उसी क्रोनोलॉजी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो नियोलिथिक के बाद में क्या होता है कि चैल्कोलिथिक हम तब बोलते हैं जब दोबारा से टूल्स चेंज होते हैं। अब चैल्कोलिथिक में क्या चेंज होगा, तो देखिए चैल्कोलिथिक जो है उसमें सबसे पहले आपको मैं समझाना चाहता हूं कि चैल्कोलिथिक में जब हम बात करते हैं, तो देखिए चैल्कोलिथिक
एज जो है उसको हम क्या कहते हैं कि लगभग ऑन एन एवरेज चैल्कोलिथिक एज कब से कब तक का चला है, तो मैं कह रहा हूं कि चैल्कोलिथिक लगभग आपका ऑन एन एवरेज चला है 4000 से, कहीं कहीं आप देखिएगा कि 4000 बीसीई से लेके बिफोर कॉमन एरा से लेके कहां तक चला है, तो 7000 बीसीई तक चला है। अब आप कहोगे कि सर तो ये चैल्कोलिथिक अगर चल रहा था तो हम आगे पढ़ेंगे कि सर कहीं कहीं पे जो है ये यहाँ पे वैदिक एज आ गया, तो जी हाँ वैदिक एज आया, लेकिन वैदिक एज सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में आया। वो कौन सा रीजन था आपका, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और फिर वही आगे फ्लोरिश करेगा तो आपका सेंट्रल जो गंगेटिक प्लेन है, जिसमें कि आप देखते हैं कि यमुना गंगा दोआब का जो एरिया है, दोआब कहने का मतलब है कि दो रिवर के कन्फ्लुएंस पे, ठीक है। जब अगर मान लेते हैं कि ये गंगा रिवर है और यहीं से नीचे से ये आ रही है यमुना रिवर, तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोआब। दोआब मतलब क्या है कि दो नदियों के बीच में, टू रिवर्स के बिटवीन का जो लैंड है उसी को हम दोआब कहते हैं। तो ये गंगा रिवर हो गई, ये यमुना रिवर हो गई, और इसके बीच का ये जो है कि इन बिटवीन जो है, बिटवीन जो आपका एरिया है उसी एरिया को हम कह रहे हैं दोआब। तो जब हम कहते हैं वैदिक एज, तो वैदिक एज सिर्फ इस दोआब रीजन में चल रहा था, और इस साइड में जो आगे हड़प्पा का जब हम देखेंगे कि ये पूरा एज जो है हड़प्पा था, तो हड़प्पा के बाद में फिर यहां पे जो एरिया आएगा तो ये चलेगा ऋग्वैदिक, ठीक है। तो ऋग्वैदिक जो है पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड आपका चलेगा इस साइड में जो हड़प्पा वाला एरिया है वहां, और फिर जैसे जैसे ये ऋग्वैदिक कल्चर शिफ्ट करेगा इधर दोआब एरिया में, तो हम इसको कह देते हैं क्या, लेटर वैदिक, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं लेटर वैदिक एज, तो इसी को हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। तो ये लेटर वैदिक एज चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया सर कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो चैल्कोलिथिक जो है, और चैल्कोलिथिक क्या, चैल्कोलिथिक यहाँ पे तुरंत खत्म हो गया, और इसके बाद क्या शुरू हो गया, वैदिक एज शुरू हो गया। और वैदिक एज में ही हम कहते हैं कि जो लेटर वैदिक एज है, तो वहां पे अब टूल्स जो है क्या यूज, किस चीज के बने हुए यूज करने लगे, तो आयरन से बने हुए टूल्स हमने यूज कर लिया, इसलिए हम जो है उसको वैदिक एज में बोल दिया हमने। लेकिन उस पर्टिकुलर सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात है, बाकी और जगह जो है वो पुराने तरीके के ही जो है टूल्स चल रहे थे, तो वो सब चैल्कोलिथिक एज में चल रहे थे। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि स्टोन टूल्स, स्टोन एज जैसे ही खत्म होता है, तो स्टोन एज खत्म होने के बाद में एक नए टाइप के टूल्स का हमने यूज करना शुरू कर दिया, और उस टूल्स के बिहाफ पे हमने क्या बोला, या उस पोट्री के बिहाफ में, याद कीजिए कि नियोलिथिक में पोट्री थी क्या, तो बात आता है कि हाँ नियोलिथिक में तो सर पोट्री थी, और वो पोट्री जो थी वो बिल्कुल पुराना या तो ब्लैक वेयर हुआ करता था या रेड वेयर हुआ था, ब्लैक एंड रेड दोनों साथ नहीं था, ठीक है। तो वो पुराना चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जो है चैल्कोलिथिक एज आता है। तो अब हम देखते हैं कि चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है, और चैल्कोलिथिक हम क्यों कह रहे हैं, क्या टूल्स में चेंजेस आया कि हम इसको चैल्कोलिथिक एज कहने लगे। तो ये हम आज अभी जो है बारी बारी से इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि चैल्कोलिथिक एज का मतलब क्या है, और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। ये आपको आई होप कि समझ में आ गया हो कि किस तरीके से स्टोन एज के बाद जो है हम एक नए एज में जा रहे हैं, और इस नए एज में टूल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पोट्री में क्या क्या चेंजेस आया है, कल्चर में क्या क्या चेंजेस आया है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आया है, ये सब हम अभी यहां देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो बात सबसे पहला शुरू होता है क्या, कि चैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है सर, मीनिंग क्या होता है, ये हमें समझा दीजिए। देखिए चैल्कोलिथिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक को कहते हैं क्या, चैल्कोस, और चैल्कोस एक मिलके बना है। चैल्कोस का मतलब होता है कॉपर, ठीक है, और लिथिक बना है लिथोस से मिलके, और लिथोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो मतलब कि इस एज में ये ऐसा एज है जब टूल्स जो है, ये टूल्स किस चीज से बने हैं, तो कुछ टूल आपके कॉपर के देखने को मिलेंगे आपको, दूसरा जो है कुछ टूल्स ऐसे हैं जो स्टोन के बने हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लस कुछ बोन्स के भी टूल्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ये तीनों टाइप के जब जो है टूल्स यूज हो रहे हैं, तो उसी एज को हम कह रहे हैं क्या, चैल्कोलिथिक। नेम कैसे डिलीवर किया है हमने इसका, तो नेम डिराइव किया हमने ऐसे कि चैल्को इसलिए लगाया इस एज को कि मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो टूल्स थे वो कॉपर के बनने शुरू हो गए थे, इसलिए हमने इसको चैल्कोलिथिक कहा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है। अब बात आता है क्या,
कि सर तो चैल्कोलिथिक को अगर हमको अरेंज करना हो तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि नियोलिथिक जो स्टोन टूल्स बन रहा था, तो नियोलिथिक में स्टोन्स भी यूज हो रहे थे प्लस बोन्स के भी टूल्स हो रहे थे। कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें कि बोन्स के भी टूल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे थे। तो बोन के टूल्स और स्टोन टूल्स जब तक हम यूज कर रहे थे, जब तक हमारे एंसिस्टर्स यूज कर रहे थे, तब तक हमने क्या बोला था? उस एज को हमने बोला है नियोलिथिक एज, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये टूल्स में कॉपर ऐड हुआ तो हमने उसको नेम दे दिया चैल्कोलिथिक, ठीक है। अब बात आता है कि सर तो ठीक है, चैल्कोलिथिक स्टोन टूल्स के वजह से हमने बोला, तो हाँ, अब हमको अभी यहीं पे एक और चीज समझ लेना है कि इसी टूल्स में फिर से चेंजेस आएगा, और ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में है कि यहां कॉपर यूज हो रहा है, और कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो हमारा, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न। तो जब हम अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है? इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो है, ये आपको क्या देखने को मिलता है? इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहां पे कॉपर तो यूज हो ही रहा है, कॉपर के साथ में एक और नया जो है आपको मेटल इसमें जुड़ जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज किस चीज से बना है? तो जब हम कॉपर में, ठीक है, जब कॉपर में हम टीन को यूज करते हैं, कॉपर में जैसे ही हम टीन यूज करते हैं तो ये बन जाता है ब्रॉन्ज। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है हमारा, तो इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अब बात आता है कि सर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन क्या है, तो वो आप अभी ही समझ लो। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मैं कह रहा हूं जो ये हमारा गुजरात से लेके ऊपर JNK तक का जो एरिया है, और ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या होता है कि चैल्कोलिथिक एज में ही क्या है कि कॉपर में टीन यूज करके लोग यूज करने लगते हैं। तो इस सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को हम कहते हैं कि ये ब्रॉन्ज कल्चर है, ठीक है। क्या है? तो ये ब्रॉन्ज कल्चर है, बाकी पूरे इंडिया में चैल्कोलिथिक चल रहा था, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक जो है, ये हमको समझ में आया कि चैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन फेज अगर पूछा जाए कि ये चैल्कोलिथिक किस और किस एज के बीच का ट्रांजिशन फेज है, तो हम कहते हैं कि एक साइड तो नियोलिथिक जो है वो आपका धीरे धीरे फिनिश हो रहा था, कि वो जो है आपका नियोलिथिक एज जो है वो आपका फाइनल स्टेज पे था। और उसके बाद में आपका क्या हो रहा था कि ये कॉपर एज शुरू हो रहा था, और इसी कॉपर एज का जब लास्ट आएगा तो हम देखेंगे कि उसमें जो है चैल्कोलिथिक एज जो है सीधा ब्रोंज एज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी ब्रोंज एज को हम नाम दे देंगे क्या? हड़प्पा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आ गया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि वही चैल्कोलिथिक जो है सिविलाइजेशन, इसी चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन में जब ब्रोंज यूज होने लगेगा तो इसको हम हड़प्पा कह देते हैं। तो यही चैल्कोलिथिक क्या है? ट्रांजिशन फेज है, किसके किसके बीच में? नियोलिथिक और ब्रोंज एज। ब्रोंज एज मतलब हड़प्पा एज, हड़प्पा एज क्या है कि अर्बन हड़प्पा एज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया है क्या कि चैल्कोलिथिक एज में हम सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे थे, तो बात आता है कि हम कॉपर के टूल्स यूज करने लगे थे स्टोन टूल्स और बोन टूल्स के साथ, इसलिए हमने इसको बोला कि ये एक चैल्कोलिथिक एज पूरे इंडिया में डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। बात है जो ये आपको समझ में आया। अब बात आता है क्या कि इसमें जब आप देखते हैं तो अलग अलग जो है आपको एज हर जगह देखने को मिलेंगे। जैसे अब इस चैल्कोलिथिक एज की कुछ फीचर्स क्या है वो आप समझ लीजिए। तो इस चैल्कोलिथिक एज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी बिल्कुल रूरल सोसाइटी थी, ठीक है। कैसी सोसाइटी थी? तो ये जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी को हम कह रहे हैं कि सोसाइटी क्या थी, तो सोसाइटी हमारी इस समय रूरल थी, ठीक है। मतलब रूरल कहने का मतलब क्या है कि विलेज बेस्ड जो है ये कल्चर हुआ करता था, मतलब यहाँ पे कोई सिटीज डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। तो वही चीज है। दूसरा आपका पॉइंट इसमें यही ऐड हो रहा है क्या कि एब्सेंस है फुल अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन यहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट हड़प्पा को छोड़ के, क्योंकि हड़प्पा मैं कह रहा हूं कि हड़प्पा को हम ब्रोंज एज में कहेंगे क्योंकि वहां पे कॉपर प्लस टीन यूज होने लगा था। तो इस ये जो है इसका भी टाइमिंग इसी समय है, बट इसको हम अभी हटा रहे हैं, इसको हम एक सेपरेट जो है क्या देखेंगे, इसको हम एज अ सेपरेट एज या कल्चर के रूप में हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब बात आता है क्या
कि यहाँ पे एक ऑप्शनल का जो है ना प्रोस्पेक्ट शुरू होता है कि प्रोस्पेक्ट क्या है कि क्या चैल्कोलिथिक जो कल्चर था, तो चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो प्रोटो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। प्रोटो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिकली ये बिल्कुल एडवांस थे बट पॉलिटिकली ये जो है डिसेंट्रलाइज थे। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो है यहाँ पे ऑप्शनल का प्रोस्पेक्ट है कि हाँ इकोनॉमी तो नियोलिथिक से तो ये काफी प्रॉस्परस हुए थे। हम अभी देखेंगे कि नियोलिथिक में क्या है कि यहाँ पे जो है आपको अलग अलग तरीके के जो है छोटे छोटे जो है कल्चर्स देखने को मिलेंगे। किसी को हम आहर कहेंगे, आहर कल्चर, किसी को कहेंगे हम जोरवे कल्चर, ठीक है, किसी को कहेंगे बनास कल्चर, ठीक है, तो किसी को हम बनास कल्चर कहेंगे, किसी को कहेंगे हम कैथा कल्चर, ठीक है, तो किसी को हम कहेंगे कैथा कल्चर, तो किसी को कहेंगे एरन, एरन कल्चर। तो इस तरीके से जो है आपके अलग अलग कल्चर इसमें देखने को मिलेंगे और ये सारे कल्चर्स क्या होंगे, तो चैल्कोलिथिक होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब बात आता है क्या कि सर इसमें मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसा है कि सिर्फ इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन में ये देखने को मिलेंगे, तो जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये जो है हिली एरिया में भी देखने को मिलेंगे। चैल्कोलिथिक कल्चर जो है आपके हिली एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो एलुवियल एलुवियल सॉइल वाला एरिया है, मतलब पूरा ये जो आप देख रहे हैं कि जो प्लेन का एरिया है, प्लेन के एरिया में भी दिखेगा। उसके बाद में दक्कन के एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। दक्कन का मतलब कि साउथ का एरिया, तो साउथ में भी ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि सर हर एक कल्चर जो है हर एक एरिया में ये कल्चर डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया। अब बात आता है क्या कि सर इसमें जो है आप मुझे ये बताइए कि ये कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ, कहां डेवलप हुआ। तो देखिए मोर पर्टिकुलरली जब हम इस चैल्कोलिथिक कल्चर को देखते हैं, तो जैसा हमने अपने स्टोन एज में देखा था कि जैसे वहां पे क्या था कि जितने भी लोग थे वो क्या करना चाह रहे थे, तो चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो है, चैल्कोलिथिक कल्चर का सेम वही कंसेप्ट है जो स्टोन एज का कंसेप्ट है कि लोग कहां रहना चाहेंगे, तो लोग वहां रहना चाहेंगे जहां रिवर हो। ठीक है, अब एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो लोग कहां रहना चाहेंगे, जहां पे जो है आपके साथ में जो है कल्टीवेटेड कल्टीवेटेड एरिया हो, मतलब प्लेन एरिया हो, वहां पे भी रहेंगे। इसके अलावा लोग और कहां रहना चाहेंगे, तो हिल्स में रहना चाहेंगे। हिल्स में क्यों रहना चाहेंगे, क्योंकि हिली एरिया में हमने देखा है कि वहां पे आपको जो है कॉपर मिल जाएंगे, तो कॉपर प्लस स्टोन्स मिल जाएंगे। तो इन सारे एरिया में लोग जो है वो क्या करेंगे, रहना चाहेंगे। तो हर जगह जो है इस कल्चर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपकी बात समझ में आई है। ठीक है, अब बात आता है कि कुछ इसमें एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे देखो, अब मैं बात करूं, मैं नीचे ले रहा हूं स्लाइड को, तो इसमें मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको एक बार समझा दूं, उसके बाद दूसरा स्लाइड हम लेंगे। मैं कह रहा हूं कि इनको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन इन द सेंस क्या है, देखिए महाराष्ट्र आपको पता होगा, आप मैप पे देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र कहां है। अब महाराष्ट्र में एक अलग लेवल का जो है वो चेंजेस चल रहा था। क्या चेंजेस दिखा कि जो हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में हमको एक अलग तरीके का चेंज देखने को मिला। वो चेंज क्या है कि यहां पे स्टोन एज में जो मीजोलिथिक था ना, तो मीजोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक जो है, और मीजोलिथिक में भी पर्टिकुलरली क्या है मैं आपको बता दूं कि मीजोलिथिक में जो आपको ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा कहां, चैल्कोलिथिक में। ठीक है, चैल्कोलिथिक में सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें नियोलिथिक एज नहीं आएगा। नियोलिथिक एज चैल्कोलिथिक के साथ मिल के आएगा। मतलब कि यहाँ पे मीजोलिथिक में जैसे स्टोन टूल्स यूज किया जा रहा था, तो अब क्या होगा कि मीजोलिथिक से सीधा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या कि कॉपर प्लस स्टोन, दोनों जो है कॉपर प्लस स्टोन, दोनों तरीके के टूल्स हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इस भी यहाँ पे हम कहते हैं कि ये नियोलिथिक तो नहीं हुआ, क्योंकि नियोलिथिक में क्या था, स्टोन टूल्स यूज करना जरूरी था, एग्रीकल्चर करना जरूरी था, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना जरूरी था, तब हम उसको स्टोन एज कह पाते। लेकिन यहां हमको दिख रहा है कि एग्रीकल्चर तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री भी हो रहा है, मतलब कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हो रहा है। ठीक है,
तो दोनों चीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कॉपर टूल्स भी यूज हो रहे हैं। तो हमने बोला कि ये नियोलिथिक, हम इसको नहीं बोल पाएंगे, इसको हम सीधा चैल्कोलिथिक बोलेंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र एक एक्सेप्शन है क्या, कि मिजोलिथिक से डायरेक्ट स्विच हुआ है वहां पे क्या, चैल्कोलिथिक में। अब बात आता है कि सर ऐसा कैसे हो गया, कि ये कैसे एक फेज मैनर में आगे बढ़ना चाहिए था ना, तो ये फेज मैनर में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, तो फेज मैनर में ये इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि क्या है कि महाराष्ट्र का जब आप एरिया देखिएगा, तो महाराष्ट्र का जो एरिया है उसको हम साउथ नहीं बोल सकते हैं। वो महाराष्ट्र का एरिया क्या है, इसको आप जैसे ही महाराष्ट्र को आप देखते हैं, तो महाराष्ट्र क्या है कि आप प्रॉपर साउथ उसको नहीं बोल सकते, उसको आप कहते हैं क्या, कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच का वो एरिया है, ठीक है, दोनों के कन्फ्लुएंस का एरिया है, दोनों के बीच का एरिया है। तो ये क्या है कि दोनों के बीच का एरिया है, मतलब इन बिटवीन जो है, बिटवीन का एरिया है ये। तो इसलिए क्या है कि यहां पे जो है ना, नियोलिथिक कल्चर से लोग एग्रीकल्चर ले लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर ले लिए, उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ले लिए, और चैल्कोलिथिक यही बगल में आप देखिएगा कि आहार, बनास, सब कुछ जितने भी ये जो चैल्कोलिथिक कल्चर थे ना, वो सब यहीं पे थे। तो इनसे हमने कॉपर ले लिया, इसलिए जो है हमने सीधा यहाँ पे क्या किया, मिजोलिथिक से जंप मार लिया सीधा चैल्कोलिथिक में। तो ये जो ट्रांजिशन वाला फेज है, नियोलिथिक जो आया, नियोलिथिक यहाँ पे नहीं आ पाया, बाकी हर जगह आया। तो ठीक है, महाराष्ट्र इसलिए मैं कह रहा हूं क्या, कि ये एक्सेप्शनल एरिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब हमने महाराष्ट्र देख लिया, गुजरात देख लिया, तो ये आपको जो है हमको देखने को मिला क्या, कि ये सीधा एक जंप किया है इन लोगों ने। ठीक है, अब बात आता है कि सर दूसरा स्लाइड लीजिए और दूसरे स्लाइड पे हमको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं दूसरा स्लाइड ले रहा हूं आपको, और दूसरे स्लाइड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्रोनोलॉजी और रीजनल डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी जो था इसमें, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टाइम फ्रेम है वो आप ध्यान से देखिए कि ये चैल्कोलिथिक जो एज है, इसका टाइम फ्रेम हम कहते हैं कि 4000 बीसी से लगभग 700 बीसीई के बीच में चला है। बीसी कहने का मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, दूसरा चीज, जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि यही जो चैल्कोलिथिक है, इसका तो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग इन द सेंस क्या है कि ये बहुत से कल्चर से मिला हुआ है। हड़प्पा का जब हम टाइम देखते हैं, तो हड़प्पा का टाइम भी आपको लगभग यही देखने को मिलेगा, जिसमें मैच्योर हड़प्पा जिसकी हम बात करते हैं, जब मतलब कि अर्बन सिटीज डेवलप्ड होने लगे थे, तो उसका एज हम कहते हैं कि 2500 बीसी से लेके और कब तक का है, तो ये हम कहते हैं कि लगभग आपका 1750 बीसी तक का है। ठीक है, तो एक तो ये है कि हाँ सर, हड़प्पा तो बिल्कुल इसी बीच में पड़ रहा है, तो ओवरलैपिंग हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा, अर्ली आयरन एज, जिसको कि हम कह रहे हैं ऋग वैदिक एज, तो अर्ली आयरन एज जो है उसका आप टाइम फ्रेम देखिएगा तो 1000 बीसी से, 1000 भी नहीं, 15,000 लगभग आप मानो। तो एक मिनट में आपको यहां पे करेक्ट कर दूं कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जब हम अर्ली आयरन एज को देखते हैं तो वो भी हमको यहीं पे सेम देखने को मिलता है क्या, कि 1500 बीसी से लेके कब तक चला है ये, तो ये चला है 1000 बीसीई तक। ठीक है, तो जो अर्ली जो वैदिक एज है वो इस टाइम पे चला है, तो ये भी ओवरलैपिंग दिख रहा है चैल्कोलिथिक एज से। तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है कि चैल्कोलिथिक एज उस एज को कह रहे हैं जबकि कॉपर प्लस स्टोन यूज हो रहा है, उसी में बीच बीच में क्या हो रहा है कि कुछ अलग अलग कल्चर डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग कल्चर क्यों डेवलप्ड होंगे, अब लेट्स से जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आज हमारे पास बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली है। तो हम क्या कहते हैं कि दिल्ली में जो फैशन चल रहा है, दिल्ली में जो ट्रेंड चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि दिल्ली में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, दिल्ली से बिहार पहुंचते पहुंचते 2 साल लग जाता है। ठीक है, और फिर जो है दिल्ली से बिहार पहुंचने में ये जो ट्रेडिशन जो है वो 2 साल लगा। उसी तरीके से क्या है कि आपका फिर अरुणाचल पहुंचने में हो सकता है कि वो ट्रेडिशन और 2 साल लेटर लगे। तो जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं हम, तो अरुणाचल में हो सकता है कि 2 साल और लगे। तो हम क्या देखते हैं कि दिल्ली में जो, लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि दिल्ली में अगर जीन्स पैंट का, ठीक है, जीन्स एंड ट्राउजर का, जीन्स एंड ट्राउजर जो है, इस जीन्स एंड ट्राउजर का यूज आज से 5 साल पहले शुरू हो गया था, तो वो बिहार में शुरू हुआ आज से 3 साल पहले,
और फिर उसके बाद में अरुणाचल में वो शुरू हुआ क्या 2 साल बाद, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन फेज बताना होगा, तो हम कहेंगे कि दिल्ली पहले एडवांस हो जाता है, तब फिर बिहार और अरुणाचल होते हैं, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं बिहार और अरुणाचल, तो बिल्कुल सेम टाइम पे ही हम लोग के पास पहुंचने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो दिल्ली के लोग पहले ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, तब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आता है। सेम ऐसा ही हुआ क्या कि कुछ जो आपके चैल्कोलिथिक एज थे वो पहले डेवलप्ड हो गए, उन्होंने पहले कॉपर में कुछ और इनोवेशन यूज कर दिया, टीन मिलाकर के यूज करना शुरू कर दिया, तो उनको हम ब्रोंज एज कर दिए। और ब्रोंज एज ही जो है हड़प्पा का एज पूरा ब्रोंज एज हो, ब्रोंज एज को ही कहते हैं। तो ये पूरा जो एरिया आप देखते हैं ना, ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है यहां नीचे तक ऐसे, ये इस पूरे एरिया को हम कहते हैं कि ये बन गया हमारा ब्रोंज एज, ये बन गया ब्रोंज एज। और ये बाकी जो इस साइड में ये रह गए जो कि सिर्फ कॉपर ही यूज किए, इन्होंने ब्रोंज जो है यूज करना शुरू कर दिया, तो ये ब्रोंज एज बन गए। और इसी ब्रोंज एज में जब अर्बनाइजेशन आया, जैसे ही इसमें अर्बनाइजेशन आता है, तो अर्बनाइजेशन के कारण जो है यहाँ पे एक अर्बन सेंटर बन जाता है, और उसी अर्बन सेंटर को हम क्या कह देते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको हमने बोल दिया, ठीक है। तो इसलिए इस रीजन में ये हड़प्पा हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि तब तक इधर बाकी सब जगह वैसे ही चैल्कोलिथिक चल रहा था, लेकिन एट द एंड क्या आता है कि कुछ कारण से ये हड़प्पा एज डिक्लाइन, बहुत से कारण है, हो सकता है कि ड्राउट आ गया हो, सूखा हो गया हो सकता है फ्लड आ गया हो सकता है कोई बाहर से किसी ने जो है इन पे अटैक किया हो और यहाँ के लोगों को बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 3-4 कंसेप्ट इसमें दिए जाते हैं कि फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, या फिर जो है क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर जो है कोई बाहर से अटैकर्स आ गए हो। तो ये पूरा ब्रोंजेज डिक्लाइन कर जाता है, और जैसे ही ये ब्रोंजेज डिक्लाइन करता है, तो इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि कुछ टाइम पीरियड तक, ठीक है, लगभग 100-200 ईयर्स तक हमको देखने को मिलता है कि ये भी चैल्कोलिथिक पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फिर से ये दोबारा से चैल्कोलिथिक पे कन्वर्ट हो गया, मतलब ब्रोंज का एज जो है ये लोग यूज करना छोड़ दिए इन लोगों ने, तो कॉपर यूज करने लगे फिर, तो ये चैल्कोलिथिक में कन्वर्ट हो गए। अब फिर चैल्कोलिथिक से सीधा जो है ये पूरा एरिया ये आयरन यूज करने लगे, तो इनको हमने बोल दिया आयरन एज, अर्ली आयरन एज, जिसको ऋग वैदिक एज कहते हैं। तो उसमें कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं, तो उसको हमने बोल दिया कि ये अब बन गया आपका आयरन जो है एज का एरिया। लेकिन अभी भी ये जो डीप साउथ है, ठीक है, तो ये पूरा साउथ चैल्कोलिथिक यूज कर रहा था, तो हमने इसको बोल दिया क्या कि ये अभी भी जो है ये क्या कर रहे हैं कि चैल्कोलिथिक कल्चर ही हुआ है। फिर क्या हुआ कि सीधा ये चैल्कोलिथिक कल्चर, इनके कांटेक्ट से कुछ लोग इधर आए होंगे, माइग्रेट किए होंगे, यहां से डिक्लाइन हुआ होगा। तो उसके बाद में क्या है कि फिर ये आयरन यूज करते हैं, तो ये क्या होता है कि चैल्कोलिथिक के बाद दोबारा ये फिर आयरन एज पे जाते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा क्रोनोलॉजी है, इस चीज को हमको यही समझना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए, अब जो है ये बात तो हमको समझ में आ गया। अब बात आता है कि सर चैल्कोलिथिक का जो है ना पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमको समझा दीजिए। तो देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं, यहां आप इस पीपीटी पे ध्यान से देखोगे तो इस पीपीटी पे मैं क्या कह रहा हूं कि ये जितने भी नेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब चैल्कोलिथिक है, ठीक है। ये सारे नेम चैल्कोलिथिक है। अब उस चैल्कोलिथिक में भी क्या है, ये जो एरिया देख रहे हो ये है, इसको कहते हैं हम, ये जो देख रहे हैं आप इसको कहते हैं गिलुंद। गिलुंद ये क्या है, स्पेलिंग देख लो, GILUND, गिलुंद, ठीक है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये वाला, इसको मैं कह रहा हूं गिलुंद। तो गिलुंद के बाद फिर क्या देखने को मिलता है कि इसी गिलुंद के नीचे जो है, आप देखो ध्यान से, तो इसी गिलुंद के नीचे आपको ये वाला जो नेम दिख रहा है, इसको कहते हैं आहर। क्या कहते हैं, AHAR, आहर, ठीक है। तो ये बन गया आपका आहर, तो ये आहर बन गया, ठीक है, आहर। तो इस पूरे एरिया को गिलिंद, आहर, ये सब जो है, इन सब को हमने क्या बोला कि ये आहर कल्चर के अंडर में है, ठीक है। तो हमने एक तो नेम ये दिया इसलिए इनको कि यहाँ पे जो एरिया में, इस एरिया में जो आप पूरा प्रॉपर देख रहे हो कि ये जो पूरा एरिया है, इस प्रॉपर एरिया में ये जो है आपका, हमने क्या बोला कि ये पूरा आहर कल्चर। इसी आहर कल्चर के नीचे ये जो देख रहे हो ये नेम, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं,
कि इसी आहर के नीचे ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये देखो मालवा है। आप मैप पे भी देखोगे इंडिया का, तो ये मालवा प्लेटू का एरिया है, तो ये मालवा है। मालवा का स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, MALWA, मालवा। तो ये पूरा जो है इसके आसपास का एरिया ये बन गया मालवा कल्चर, क्योंकि मालवा प्लेट्यू पे ये डेवलप हुआ, तो इसलिए हमने इसका नेम दे दिया मालवा कल्चर। ठीक है, तो अलग अलग चैल्कोलिथिक के रीजन वाइज अलग अलग कुछ फीचर्स थे, हम वही अभी समझाने की मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं कि आहर का एक अलग कल्चर चल रहा था, मालवा का एक अलग कल्चर चल रहा था। उसी समय में यहां पे एक देखो, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये कैथा है और ये एरन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोला कि ये कैथा कल्चर है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोला कैथ। ठीक है, KAYTHA, कैथा। तो ये पूरा एरिया जो है ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका कैथा कल्चर। ठीक है, उसके बाद फिर इसी के नीचे जब हम जा रहे हैं, इसी के नीचे जा रहे हैं हम, कैथा के नीचे जा रहे हैं, तो कैथा के नीचे देखिए ध्यान से, ये जो एरिया है आपका, ये मालवा मैंने बता दिया, ये जो एरिया है ये देखिए, ये पार्ट जो है, ये पूरा ये पार्ट जो है, इसको हमने क्या किया, ये महाराष्ट्र में है, तो इसका नेम जो दिया हमने, इसको बोला कि ये जोरवे कल्चर है। जोरवे कल्चर है ये। ठीक है, तो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया का नाम हमने क्या दे दिया, जोरवे कल्चर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे क्या, कि यहां तो जोरवे है, हमको दिख रहा है सर, ये जो जोरवे कल्चर हमको दिख रहा है इधर, लेकिन ध्यान से देखिए तो डीप साउथ में आपको ये कल्चर ज्यादा डेवलप्ड फ्लरिश नहीं हो रहा है। अभी भी वहां पे जो है ना मीजोलिथिक एज चल रहा है, और मीजोलिथिक नियोलिथिक चल रहा है वहां पे, और इस पूरे एरिया में जो है एक अलग नेम से जो है कल्चर अभी चल रहा है, उसको हम कहते हैं क्या, मेगालिथ। ठीक है, क्या चल रहा है, तो ये मेगालिथ चल रहा है। मेगालिथ का मतलब क्या होता है कि इस कल्चर का हमने नेम इसलिए दिया था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर चल रहा था, पेस्टोरल जो है वो कम्युनिटी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब इनका बरियल्स जो होता है, बरियल्स क्या होता है, जब आदमी को जो है डेड बॉडी को जब दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, कि उन बरियल्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं, उन बरियल्स की, उनके जो है आपके डेड बॉडी जो बरी किया गया उनकी स्टडीज कर रहे हैं, तो उसको हम बरियल कहते हैं। तो यहाँ पे मेगालिथ क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जब लोग डेड कर रहे थे, तो डेड होने के बाद उनको जब बरी किया जा रहा था, तो बरी करने के बाद में उनके आसपास का जो पूरा एरिया था ना, उसमें लार्ज स्टोन से, ठीक है, और लार्ज स्टोन से जो है आसपास से सराउंड कर दिया जाता था, उसको जो है ढक दिया जाता था। बहुत बड़े बड़े ह्यूज जो स्टोन्स होते थे उससे इनको ढक दिया जाता था। तो इसको हम उसी समय में क्या कह रहे हैं कि मेगालिथ है ये। मिजोलिथ में भी और नियोलिथ का ये पार्ट कौन सा है, तो ये जो है मेगालिथ कल्चर चल रहा था इस साइड में। इसलिए आप देखो कि डीप साउथ में आप देखने को मिल रहा है आपको क्या, कि बहुत ज्यादा कल्चर्स यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो तीन जगह है जहां पे ये चैल्कोलिथिक चल रहा था, वो कौन कौन से हैं, तो इसमें देख लो आप। तो चैल्कोलिथिक में क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दो ही एरिया है जहां हमको दिख रहा है। एक ये देखो यहाँ पे मस्की दिख रहा है, ये इसको कह रहे हैं हम मस्की, MASKI, मस्की। मस्की में हमको जो है चैल्कोलिथिक एज देखने को मिला है। दूसरा ये देखो ब्रह्मगिरी, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा है ये ब्रह्मगिरी। क्या स्पेलिंग है, BRAHMA, ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी में दिखा, उसके बाद नीचे नहीं दिख रहा है। फिर इस साइड में भी ध्यान से देखो आप, यहां मैं कह रहा हूं इस साइड में भी देखो, तो ये पूरा एरिया बिल्कुल खाली दिख रहा है, इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मेगालिथ ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमको देखने को मिला, एक मिनट, ये सारा चीज जो है हमको यहाँ देखने को मिला। तो इन साइट्स को भी आपको क्या करना है कि मैप पे आउटलाइन करना है। अब बात आता है कि चलो सर, आपने जो है सेंट्रल इंडिया में दिखाया, वेस्टर्न इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न इंडिया में ये जो आपका राजस्थान और गुजरात का एरिया है, यहाँ पे हमको दिख रहा है आपको सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इन सब जगहों पे दिख रहा है। साउथ में भी जो है, अपर साउथ में हमको कल्चर दिखा, डीप साउथ में नहीं दिखा। सर क्या नॉर्दर्न प्लेन में, ये प्लेन एरिया में भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा था क्या चैल्कोलिथिक का? तो जवाब आता है कि हाँ, यहां भी आपको कुछ चैल्कोलिथिक एज देखने को मिले हैं। कैसे? तो ये आप ध्यान से देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें जब आप आइएगा, तो ये जो एरिया है, यहां पे आप देखिए, यहां से एक घाघरा रिवर निकलती है, ठीक है,
और घाघरा रिवर, और ये है पूरी गंगा रिवर। ये जो है ऊपर की तरफ ये जो आ रहा है, जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है मैं आपको पॉइंट कर देता हूं। ये जो एरिया है ये पूरा गंगा का एरिया है। गंगा इस तरीके से ऐसे जो है आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ एरिया ये पटना का है, ठीक है, जहां पे यहाँ मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ये वाला जो है ये घाघरा रिवर है। घाघरा रिवर भी आ रही है और यहीं पे पटना के आसपास मैच कर रही है। फिर देखिए यहाँ ध्यान से, ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर ठीक इसके जो है आपके राइट से जो है फ्लो करते करते आ रही है, यहां पे मिल रही है, ये प्रयागराज है, ठीक है। तो जहां पे ये घाघरा रिवर मिल रही है और जहां पे ये पूरा एरिया है, इस एरिया में भी कुछ कुछ कल्चर डेवलप्ड हुए हैं जो कि चैल्कोलिथिक कल्चर्स थे। उनके नेम को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो उनका नेम क्या है ये ध्यान से आप समझो। इसमें मैं कह रहा हूं कि नरहन है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर घाघरा का, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं नरहन। ये जो लिखा हुआ है ये नरहन है। नरहन का मतलब NARHAN, नरहन। तो नरहन में भी आपको दिखा कि चैल्कोलिथिक कल्चर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो एक तो ये हमने नरहन देख लिया। नरहन के बाद में ये जहां पे मैं कह रहा हूं कि जहां पे ये देखो, ये एक सोन रिवर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये सोन रिवर है। सोन रिवर भी आके यहाँ पे मिल रही है गंगा से। तो जहां पे सोन रिवर और घाघरा रिवर मिल रही है गंगा में, इस एरिया में भी एक जो है आपका कल्चर डेवलप्ड होता है, वो चैल्कोलिथिक है। और वो कल्चर जो चैल्कोलिथिक है उसको हम क्या कह रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये, इसको कह रहे हैं, ये नेम है चिरांद। क्या नाम है इसका, स्पेलिंग देख लो, CHIRAND, चिरांद। चिरांद, तो चिरांद देखोगे तो बिहार के पर्टिकुलर आप कहीं कहीं पे देखोगे तो सारण लिखा हुआ आएगा, सारण SARAN, सारण लिखा हुआ आएगा। और कहीं कहीं देखोगे तो वो सीधा जो है छपरा लिख देंगे, ठीक है, तो छपरा लिख देंगे। तो सारण या छपरा जो है उसी को पुराने टाइम पे हम चिरांद कहते थे। और चिरांद में हमको देखने को मिलता है क्या, कि ये भी एक चैल्कोलिथिक कल्चर था, ठीक है, कि यहाँ पे भी चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। ये बात आया कि चलो सर ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब उसके बाद आगे जब बढ़ रहे हैं तो गंगा जब इधर को आ रही है, यहाँ डेल्टा फॉर्म कर रही है, तो इस डेल्टा के बगल में ये कुछ कुछ एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी चैल्कोलिथिक साइट आपको मिले हैं, देखने को मिले। अब उस चैल्कोलिथिक साइट में क्या है, तो इसमें जो है ये वाला जो एरिया है, मैं एक बार इरेज करके आपको सही से दिखाता हूं। ये वाला जो एरिया है, ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया, इस एरिया को हम कह रहे हैं कि पांडु राजा ढीबी। नेम क्या है सुन लो, इसको लिख लेना। ये इस एरिया को कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, PANDU, पांडु, ठीक है। तो पांडु राजा ढीबी, पांडु राजा, और DH, ठीक है, DHIBHI, ढीबी, पांडु राजा ढीबी। वो देखो आप, वो आपको झारखंड और बंगाल से सटा हुआ ये एरिया नहीं दिख रहा है क्या, पांडु राजा ढीबी। देखो तो कि ये बिल्कुल सर, हाँ आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बंगाल के पास में बिल्कुल जो है सटा हुआ एरिया है। तो ये इस एरिया को हमने क्या कहा, पांडु राजा ढीबी, ठीक है। उसी के ठीक नीचे यहां देखो बिल्कुल डेल्टा के पास में एक एरिया है। उस डेल्टा से एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महिषादल। महिषादल, मैं फिर से लिख देता हूं क्या है, इसको हम कह रहे हैं, एक मिनट, इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल डेल्टा, जहां पे गंगा का जो डेल्टा बन रहा है, ये वाला एरिया, इसका हम नेम क्या रख रहे हैं, MASHI, महिषा, ठीक, और DAL, महिषादल, ठीक है। तो महिषादल इसका नाम हम रखते हैं कि ये महिषादल, ठीक है। तो ये साइट जो है, इतने साइट हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि ये पूरे इंडिया में जो है हमको मेजर चैल्कोलिथिक जो है वो साइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्लियर है कि कहां कहां है। उसका जो है रीजनल हमने देख लिया कि क्रोनोलॉजी और रीजनल डाइवर्सिटी, तो इसमें क्या क्या चीज है ये हमने देख लिया। अब बात आता है कि सर अगर मुझे आप नेम वाइज लिखाना चाहो, तो आपको मैं नेम वाइज अगर सेग्रीगेट करना चाहो तो मैं सेग्रीगेट करके आपको बताता हूं कि कौन कल्चर कहां था, आज का जो है प्रेजेंट टाइम में उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं क्या, आहर, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, किधर गया, हाँ,
यहां मैं लिख रहा हूं AHAR, आहर। तो आहर जो चैल्कोलिथिक कल्चर है, ये आहर चैल्कोलिथिक कल्चर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये आज आपके मॉडर्न राजस्थान, ठीक है, ASTHAN, ठीक है, तो राजस्थान में है, ठीक है। और इसका जो टाइम फ्रेम है इस आहर का, ये कब से कब तक चला है, तो इसको मैं कह रहा हूं कि 21 BCE से, ठीक है, जो इसका बिल्कुल मैच्योर फेज है, जब ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था, तो ये 2100 BCE से 1500 BCE तक चला है, ठीक है। याद कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि यही राजस्थान वाला एरिया है, जब 1500 BC के बाद में फिर धीरे धीरे यहां पे क्या होगा कि वैदिक एज आ जाएगा, जिसको कि जो अर्ली वैदिक एज कह रहे हैं, ऋग वैदिक एज, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यहाँ चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था। तो एक तो आ गया कि आहर, ठीक है। अब आहर में ही मैंने बताया था आपको कि एक तो आहर साइट का नेम है, एक गिलुंद है, मैंने बताया था दो साइट के नेम, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि एक तो है आपका साइट का नेम AHAR, आहर, और दूसरा क्या मैं कह रहा हूं GILUND, गिलुंद, ठीक है। तो आहर और गिलुंद दो जो है पूरे आहर कल्चर के साइट, इंपॉर्टेंट साइट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे नेमिंग कि ये हमारा फर्स्ट जो है चैल्कोलिथिक कल्चर जिसको हमने देखा, ठीक। दूसरा जो चैल्कोलिथिक कल्चर है, उस चैल्कोलिथिक कल्चर को हम क्या कह रहे हैं, उस चैल्कोलिथिक कल्चर को हम कह रहे हैं मालवा, ठीक है। तो MALWA, मालवा। मालवा आज कहां है, तो आज के मॉडर्न मध्य प्रदेश जो है, MP, मध्य प्रदेश, उस एरिया में ये कल्चर डेवलप्ड हुआ है, और उस कल्चर को हम क्या कह रहे हैं कि मालवा कल्चर, ठीक है। ये भी एक चैल्कोलिथिक कल्चर है, ठीक है। अब बात आए कि सर इसमें कुछ कुछ जो है आप नेम बता दो कि और ये कब से कब तक चला है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 1700 BCE से ये स्टार्ट हुआ है, ये कल्चर जो जब सबसे ज्यादा मैच्योर फेज है। ये स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गया होगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल मैच्योर एज है जिसमें ये बिल्कुल फ्लरिश्ड हो रहा था ये कल्चर, ये आपका 1700 से लेके और कब तक का है, तो 1200 BCE तक का, बिफोर कॉमन एरा तक का है, ठीक है। ये भी समझ में आएगा कि इसका टाइम फ्रेम कब से कब तक का है। अब बात आता है कि सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नेम बता दो आप। तो इंपॉर्टेंट साइट्स में आप लोग लिख लो, एक तो मालवा, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरा आप देखना नवदा टोली, NAV, नव, DA, दा, TOLI, नवदा टोली, ये भी इंपॉर्टेंट इसका साइट है। इसके साथ मैंने बोला था आपको एरन, ERAN, एरन, एरन भी इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ का। एरन के बाद में आप देखते हो तो एक जो है नगदा अलग आता है, NAG, नग, DA, दा, नगदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस मालवा कल्चर के साइट है जहां से कुछ कुछ एक्सकवेशन किया गया है। क्या क्या चीजें एक्सकवेशन में मिली है वो भी मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इस साइट से फैमिलियर करवाना चाहता हूं, ठीक है। कि अगर कोई पूछे कि मालवा कल्चर में कौन कौन से साइट है, तो आपके फटाक से माइंड में आना चाहिए कि सर मालवा तो एक होगा ही होगा। नवदा टोली भी इंपॉर्टेंट है, तो नवदा टोली से हमको जो है ये भी मालवा कल्चर के अंडर में आता है। एरन, ERAN, एरन, एरन भी सर मालवा कल्चर में आता है। और NAG, नग, DA, दा, नगदा, ये भी जो है सर मालवा में आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इतना जो है हमको मालवा कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो हम कह रहे हैं कि एक थर्ड जो है नियो कह रहा हूं, चैल्कोलिथिक, ये सारे चैल्कोलिथिक कल्चर है। तो ये जो चैल्कोलिथिक कल्चर है उसमें हम देखते हैं कि हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये आता है आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इसको हम कहते हैं जोर, JOR, जोर, WE, जोर में। कहां है, तो आज के मॉडर्न महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये आता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है कि ये आपके महाराष्ट्र में आता है। अब बात आता है कि सर इसका टाइम फ्रेम कब से कब तक का है, तो ये भी लिख लीजिए। इसका मैं कह रहा हूं कि लगभग 1400 BCE से, 1400 BCE से कब तक का है, तो 700 BCE तक ये चैल्कोलिथिक एज चला है, ठीक है। ये भी बात है। अब बात आता है कि सर इसमें भी जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप
हमको वो बता दो जिससे कि साइट जिससे कि हमको पता रहे। तो मैं कह रहा हूं क्या, सबसे पहला एक आप नाम सुनिएगा, उसको हम कहते हैं नेवासा। नेवासा, तो नेवासा जो है एक इंपॉर्टेंट साइट है। दूसरा, नेवासा के साथ साथ क्या है, तो आपने एक और नाम सुना होगा, दैमाबाद। DAIMA, दैमा, BAD, बाद, दैमाबाद। तो दैमाबाद भी जो है जोरवे कल्चर का साइट है, ठीक है। तो दैमाबाद हो गया। दैमाबाद के बाद में जोरवे खुद अपना जो है वो है। तो ये सारा चीज जो है नेवासा, दैमाबाद और जोरवे, ठीक है, ये जो है आपके कहां चल रहा था, तो इसको देखोगे तो ये नॉर्थ जोरवे कल्चर कहते हैं इसको। इन सबको हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं नॉर्थ जोरवे, नॉर्थ जोरवे कल्चर। तो ये जो है आपका नॉर्थ जोरवे कल्चर है, और इसी को कहीं कहीं पे अहमदनगर कल्चर भी कहते हैं, अहमदनगर। तो उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आप लिख लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं हम, अहमदनगर या अहिल्या नगर जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, उसमें ये डेवलप हुआ था। तो इसको हम नॉर्थ जोरवे कल्चर, अहमदाबाद कल्चर या अहिल्या नगर कल्चर जो है ये हम कहते हैं, ठीक। इसी में क्या है कि कुछ जो पुणे का एरिया, मतलब उसमें से थोड़ा सा आप नीचे की तरफ जब जाते हैं, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट जो है, इस पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी अलग कल्चर चल रहा था। इसका जोरवे का ही ये पार्ट था, लेकिन ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, ठीक है। कहां चल रहा था, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। और पुणे डिस्ट्रिक्ट वालों का साइट क्या का नाम क्या है वो बता दीजिए। तो इसमें आप एक बहुत फेमस नाम देखिएगा, इसको कहते हैं हम इनाम, एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जब कल्चर आप देखिएगा तो इसको कहते हैं INAM, इनाम, GAON, गांव, इनाम गांव, ठीक है। तो एक तो इनाम गांव आप देखिएगा हमेशा न्यूज में आएगा। तो इनाम गांव जो है एक चैल्कोलिथिक कल्चर था पुणे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जोरवे कल्चर का पार्ट था, ठीक है। उसके बाद में चंदोली का आप जरूर नाम सुनिएगा, CHAN, ठीक है, चंदोली, DOLI, ठीक है। तो चंदोली, चंदोली का भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम देखिएगा। दूसरा है सोनगांव, ठीक है। तो यहां पे एक और है क्या, SON, सोन, GAON, गांव, सोनगांव, ठीक है। तो इनाम गांव, चंदोली और सोनगांव, ये तीनों जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी जोरवे कल्चर का पार्ट था, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या है कि अगर मैं बोलूं कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, और फोर्थ, फोर्थ में क्या है कि सर कुछ गुजरात में भी कल्चर था क्या, तो हाँ, गुजरात में भी कल्चर डेवलप हुआ था। इसको कहते हैं रंगपुर, RANG, रंग, PUR, पुर, रंगपुर। रंगपुर कहाँ है, तो ये हमारे गुजरात में है, ठीक है। और ये कब से कब तक का चला है, तो इसका भी बिल्कुल सेम पैरेलल इसी के तरीके के जोरवे कल्चर के तरीके का जो है वो आपका है। डेट अभी तक इसमें क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं कि रंगपुर गुजरात में भी जो है चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे रंगपुर, और एक और साइट लिख लेना, प्रभास, PRABHAS, प्रभास, ठीक है। तो प्रभास, तो रंगपुर प्रभास गुजरात में चल रहा था। अब बात आता है कि सर हमें कर्नाटका बता दो। तो आप जो है कर्नाटका का भी लिख लो। कर्नाटका में मैं बोल रहा हूं कि एक तो हमने बोला मस्की, ठीक है, मस्की में चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था। दूसरा क्या है कि मस्की के साथ साथ क्या है तो आपका ब्रह्मगिरी, मैंने लिखा था BRAHMA, ब्रह्म, GIRI, ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो कर्नाटका में मस्की और ब्रह्मगिरी में चल रहा था ये, ठीक है। उसके बाद बात आता है क्या कि सर बिहार में चल रहा था, तो हाँ, बिहार में चल रहा था। बिहार में क्या नाम हमने रखा था, याद कीजिए, चिरांद, याद है, CHIRAND, चिरांद। चिरांद कहाँ है, तो ये बिहार में चल रहा था, ठीक है। तो ये हमने देखा कि बिहार में हो रहा है। उसके बाद में उसी तरीके से जो है आप वेस्ट बंगाल में, मैंने बोला था आपको कि वेस्ट बंगाल की जब बात आएगी, तो वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा था, तो वेस्ट बंगाल में याद कीजिए, आपको मैंने बोला था कि पांडु राजा ढीबी, ये याद होना चाहिए, पांडु राजा ढीबी के साथ में महिषादल। तो मैं यहां लिख देता हूं कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा था, एक तो PANDU, पांडु, RAJA, राजा,
DHIBHI, पांडु राजा ढीबी। और इसके साथ और क्या चल रहा था, तो महिषादल, MAH, ठीक है, MAHSHIDAL, महिषादल। तो ये कुछ जो है आपके वेस्ट बंगाल में चल रहे थे। एक यूपी का भी लिख लीजिए, जब इतना लिख ही रहे हैं तो एक मैं ऊपर लिख देता हूं, एक यूपी भी लिख लीजिए। यूपी में क्या चल रहा था, तो यूपी में जो चैल्कोलिथिक कल्चर था उसका नाम है कैरद, ठीक है। तो ये क्या है, के, ठीक है, KHAI, खे, RADH, खैरद। तो खैरद में भी जो है आपका जो क्या है, चैल्कोलिथिक चल रहा था। तो इतने ही आपके चैल्कोलिथिक जो है कल्चर इंडिया में डेवलप्ड हुए, ठीक है। अब बात आता है कि सर क्या तो आपका नॉर्थ ईस्ट में डेवलप नहीं हुआ, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में चैल्कोलिथिक डेवलप नहीं हुआ है, इधर सीधा नियोलिथिक जो है सस्टेन करता रहेगा। फिर जब इंपायर बिल्डिंग होने लगेगा नॉर्थ इंडिया में, तब धीरे धीरे आयरन का यूज इधर तक आएगा और वो जो है सीधा वहां से आयरन एज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेम जैसा साउथ में हुआ था वैसा ही नियोलिथिक में भी, सॉरी चैल्कोलिथिक में इधर होगा, ठीक है। इतना आप, आई होप कि आपने नोट किया होगा, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब बात आता है क्या कि सर ये तो बिल्कुल सही है, अब मुझे बता दीजिए कि चैल्कोलिथिक पीपुल क्या यूज कर रहे थे, टूल्स में किस तरीके से उनका जो है यूज हो रहा था। तो ये मैं समझा देता हूं आपको कि पहले यहां पे हम देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि मैं इसमें क्या कह रहा हूं, कि देखो चैल्कोलिथिक पीपुल की कुछ फीचर्स थे, उनके कॉमन फीचर्स को ये याद रख लोगे तो मीन्स आंसर राइटिंग में आपका जो ऑप्शनल का चैल्कोलिथिक कल्चर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप रुकेगा नहीं, आप इजिली जो है हैंडल कर लोगे। क्या टूल्स किस तरीके के यूज हो रहे थे, तो सर कॉपर्स के, यहां पे लिखा हुआ है देखिए आप कि स्टोन, मैं लिखता जाता हूं, यहां सही से पिक्चर्स नहीं आया है तो हो सकता है कि गड़बड़ हो। मैं कह रहा हूं कि स्टोन तो यूज हो ही रहा था, स्टोन के साथ में क्या यूज हो रहा था, कॉपर, ठीक है। तो स्टोन और कॉपर के इंप्लीमेंट्स यहां पे यूज हो रहे थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं दूसरा क्या कह रहा हूं कि ये जो स्टोन्स और कॉपर्स के टूल थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा बड़े थे, छोटे थे, तो जवाब आता है कि नहीं सर ये माइक्रोलिथ थे। जैसा मीजोलिथिक लोग यूज कर रहे थे ना, वैसा ही ये माइक्रोलिथ यूज कर रहे थे। एक मिनट में यहां लिख देता हूं कि कैसे यूज कर रहे थे। तो ये जो है माइक्रोलिथ यूज कर रहे थे, यहां मैं लिख देता हूं MI, माइक्रो, LITH। तो माइक्रोलिथ टाइप का जो है ये क्या कर रहे थे, तो माइक्रोलिथ टाइप का ये टूल्स यूज कर रहे थे, कॉपर और स्टोन के बने हुए, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा कि ये हमको समझ में आया कि स्टोन टूल्स, अगर पूछा जाए कि टूल्स का मतलब जो टूल्स है या इंप्लीमेंट्स है, औजार जो है, तो इंप्लीमेंट्स को हिंदी में कहते हैं औजार। तो इंप्लीमेंट जो है वो यूज कर रहे थे, वो क्या है, तो स्टोन और कॉपर के यूज कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात आता है कि सर क्या ये डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, तो हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहां पे चल रहा था। क्या है कि डोमेस्टिकेशन, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये यहां पे बिल्कुल जो है चल रहा था, फ्लरिश कर रहा था, ये हमको समझ में आता है। उसके बाद आता है कि सर डोमेस्टिकेशन हो रहा था, तो डोमेस्टिकेशन में एक चीज याद रखिएगा कि हॉर्स के एविडेंस कहीं नहीं मिले। तो अगर पूछ दे कि क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में हॉर्स भी यूज हो रहा था चैल्कोलिथिक टाइम पे, तो आपको बोलना है कि ना, पूरे चैल्कोलिथिक एज में हॉर्स के एविडेंस कहीं से हमको नहीं मिले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि सर एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर हो रहा था, तो हाँ सबसिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर था, मतलब इतना था जिससे कि अपना पेट पाला जा सकता था, ठीक है। और थोड़ा बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सरप्लस था कि इतना प्रोड्यूस कर लेते थे कि पूरे साल हम खा पाए, जब तक कि हम अगला क्रॉप्स को सोन ना करें, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें इसमें चल रही थी, ठीक है। और ये तो आप देखते हैं कि नियोलिथिक से ही शुरू हो गया था। बट यहां पे आपको ध्यान देना है क्या, कि इसमें जो है ना, जितना नियोलिथिक में सीरियल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, तो जितने सीरियल्स जो है नियोलिथिक में प्रोड्यूस हो रहे थे उससे ज्यादा, मोर देन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे। क्यों, क्योंकि उसके आगे का फेज है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है अब नए नए क्रॉप से फैमिलियर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा चीज क्या है
कि नियोलिथिक में स्टोन के टूल से जो है उनको फार्मिंग करना पड़ रहा था। अब क्या है कि अब वो कॉपर के टूल से फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी क्या होगा कि सीरियल्स अब ज्यादा ऐड होंगे इसमें, ठीक है। तो एक तो ये भी फीचर्स आपको यहाँ ध्यान देना है कि सीरियल्स जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। अब बात आता है कि सर हाउसेस क्या बन रहे थे, परमानेंट हाउसेस थे, तो क्या वो सर सिर्फ ब्रिक्स के बन रहे थे या मड के बन रहे थे, या जो है हस्क के, मतलब कि जो जो आप कहते हैं कि लकड़ियों के और फूस के घर बनाए जा रहे थे। तो जवाब आता है कि नहीं, यहाँ पे मड हाउसेस बनने लगे थे, मिट्टी के हाउसेस यहाँ पे बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मिट्टी के हाउसेस जो है आपका यहाँ पे बनना शुरू हो गया था। और गिलिंद जो है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मड मड के हाउसेस शुरू हो गए थे। और गिलिंद, याद कीजिए आहर कल्चर में एक साइट है, मैं कह रहा हूं कि जो गिलुंद है, गिलुंद से हमको एक अलग तरीके का मिला है, यहां से हमको ब्रिक के, ठीक है, ब्रिक के आपके हाउसेस बने हुए दिखे हैं, मतलब ईंटा से बना हुआ जो है। अब बेशक ये है कि बेक्ड ब्रिक नहीं था वो, वो जो है आपका बिल्कुल रॉ ब्रिक था, मतलब कच्चा था। लेकिन फिर भी क्या है कि ब्रिक का हाउस हमको कहां से मिला है, तो गिलुंद। और गिलुंद कहाँ है, आहर कल्चर का पार्ट था, याद कीजिए मैंने आपको बताया था। तो वहां से हमको ये एविडेंस मिले हैं, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या था कि मड हाउसेस बनने लगे थे। हाउसेस बनते कैसे थे, तो या तो रिक्टेंगुलर बना देते थे वो लोग, रिक्टेंगुलर इस तरीके का हाउस बनता था, या फिर कहीं कहीं पे आपको जो है सर्कुलर हाउस भी देखने को मिले हैं। तो ये दो तरीके के जो है हाउसेस का फीचर है उसमें, ठीक है। अब बात आता है क्या कि जब हाउस, ये हमने देख लिया कि हाउस है, तो सर इसमें जो है पोट्रीज, पोट्रीज जाहिर सी बात है कि नियोलिथिक से बन रहे थे तो यहां भी बनेंगे। तो इसमें जो पोट्रीज है आपको पेंटेड पोट्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे पहली बार जो है उस पोट्री को बनाने के बाद में पेंट भी किया जाएगा, तो पेंटेड पोट्री देखने को मिलेगा। तो पेंटेड पोट्री मिलेगा। दूसरा कि व्हील से, अब क्या है कि नियोलिथिक लोग पहले हैंड से बना रहे थे पोट्रीज, इन्होंने व्हील बेस्ड पोट्रीज बनाना शुरू किया, ठीक है। तो व्हील बेस्ड जो है ये पोट्रीज बनना शुरू हुआ यहाँ पे, और पेंटेड पोट्रीज बनने लगा, ठीक है। तो सिरेमिक्स जो है, सिरेमिक्स कहो पोट्रीज करो, बात बराबर है। अब क्या हुआ कि ये जो है आपके पेंटेड बनने लगे और व्हील बेस्ड बनने लगे। तो व्हील बेस्ड बनेंगे तो क्या होगा कि काफी बेहतरीन आपको जो है देखने को मिलेगा। और पेंटेड में भी क्या, तो ये ब्लैक और रेड से पेंट करते थे, ठीक है। किससे, तो ब्लैक एंड रेड दोनों कलर को यूज करके ये जो है पोट्रीज पेंट करते थे, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि पेंटेड पोट्रीज आ गया था, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब इसके बाद बात आता है कि सर तो इनका रिलीजन क्या था, किस तरीके का रिलीजन था सर, वो भी बताइए। तो बिल्कुल देखिए, रिलीजन में मैं कह रहा हूं कि रिलीजन में ये जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि लगभग ये जो है आपका, इसमें आप देखिएगा, ठीक है, इसको मैं वो करता हूं कट। तो इसमें क्या है कि मदर गॉडेस, ठीक है ना, तो मदर गॉडेस की आपको कुछ कुछ जो है वर्शिप करने के प्रूफ मिलेंगे। बुल जो है, बुल को जो ये लोग वर्शिप करेंगे, तो बुल के जो है कुछ जो है आपको एविडेंस मिलेंगे, जैसे मिट्टी के जो स्कल्पचर्स है, तो आपके जिसको कहते हैं टेराकोटा स्कल्पचर्स, तो टेराकोटा स्कल्पचर्स कुछ मिले हुए हैं मदर गॉडेस के। और इन सब चीजों से पता चलता है क्या कि ये जो है आपका मदर गॉडेस और बुल जो है ये दोनों इसमें यूज करते थे, ठीक है। ये बात है। बरियल प्रैक्टिस, तो बरियल प्रैक्टिस में आपको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या है ना, कि महाराष्ट्र में जो डेड होते थे उसको अर्न्स में, अर्न्स क्या होता है, एक चीज आप देख लो, URNS, अर्न्स। तो अर्न्स में क्या होता है, अर्न्स मतलब होता है कि पोट्री जो है बहुत बड़े बड़े, जैसे बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का घड़ा हो, उस तरीके से बहुत बड़े बड़े लार्ज। उनमें क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे तो किसी भी कंट्री से ना जब आप क्रूड ऑयल मंगाते हो तो बैरल्स में आता है। तो बैरल्स क्या होता है, देखना बहुत बड़ा बड़ा जो है ना वो वुडन के जो है आपके वो होते हैं, वुडन आपके ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर ऑयल को फिल करके और उसको जो है मंगाया जाता है। तो उसी समय में वहां क्या होता था कि अर्न्स होता था टेराकोटा का, इस तरीके का जो है आपको ब्लॉक्स बना करके, और उसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता था। तो अर्न्स में आपको जो है वहां पे बरियल देखने को मिलेगा। तो अर्न बरियल पूछे, ये आप बिल्कुल बता देना कहा कि अर्न्स बरियल आपका महाराष्ट्र,
ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिला, तो अंश बरियल देखने को मिला है। कैसे दफनाते थे, या कुछ कुछ ऐसे भी बरियल्स मिले हैं जिनको सीधा जो है मिट्टी के अंदर वो जो है बरी कर दिया जाता था। तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, NS मैं लिख रहा हूं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उनको जो है बरी किया जाता था, ये आपको समझना है। ठीक है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको जो है डेड बॉडी ईस्ट और वेस्ट में भी जो है आपको ईस्ट और वेस्ट में भी जो है बरी करते हुए देखने को मिला जाएगा। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आता है क्या कि सर क्या इस समय में जब धीरे धीरे सरप्लस एग्रीकल्चर में हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड था या चैल्कोलिथिक सोसाइटी था, इनमें इनइक्वालिटीज आ गई थी? तो जवाब है कि हाँ, इसमें आपको इनइक्वालिटीज इस जो है पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है कि इस पीरियड में आपका इनइक्वालिटीज जो है आ गया था सोसाइटी में। ये हमको कैसे पता चलता है? तो सबसे पहला क्या है कि सेटलमेंट्स पैटर्न को देखें। अगर किसी कोई गरीब है कोई अमीर है, इसको जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि उसके घर को विजिट कर लो आप। अगर उसका घर बहुत बड़ा, ठीक है, तो सेटलमेंट अगर बहुत लार्ज है, तो लार्ज अगर किसी किसी का घर दिख रहा है, किसी किसी एरिया का लार्ज सेटलमेंट दिख रहा है, तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि वो काफी जो है प्रॉस्परस है और इकोनॉमिकली जो है वो सुपीरियर है। और अगर स्मॉलर देखने को मिल रहा है किसी का भी हाउस, तो हम क्या कहेंगे कि वो थोड़ा सा उससे क्या है, तो उससे जो है थोड़ा सा वो इनइक्वल है, इनइक्वलिटी है उनके अंदर, इकोनॉमिकली जो है वो थोड़े से डिप्राइव है। तो इस तरीके से हमको इस कल्चर में देखने को मिलता है चैल्कोलिथिक में। तो हम इस बिहाफ पे कहते हैं कि अब धीरे धीरे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आ रही थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बरियल प्रैक्टिस। बरियल प्रैक्टिस से कैसे पता चलेगा सर कि इक्वलिटी है या इनइक्वलिटी है? तो हाँ, बरियल प्रैक्टिस से भी आपको समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूं कि बरियल प्रैक्टिस जो है, तो बरियल प्रैक्टिस जो है, इस बरियल प्रैक्टिस से भी हमको पता चलेगा कि इनइक्वलिटी चाहिए। कैसे? कि कुछ कुछ बरियल्स हमने ऐसे देखे हैं कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन, तो उनमें से कुछ कुछ क्या है कि कुछ ऐसे चिल्ड्रेन के हमको बरियल मिले हैं जो कि कॉपर के, ठीक है ना, किस चीज से, तो कॉपर बेस्ड नेकलेस पहने हुए वो हमको दिख रहे हैं। तो कॉपर बेस्ड अगर मान लो कि उस समय में नेकलेस देखने को मिल रहा है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि वो काफी इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि अब मान लेते हैं आप गोल्ड जो है, गोल्ड का चैन पहन रहे हो और जो है रिंग्स पहन रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा कि हाँ सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल है। अगर यही आपके पास नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि तब आप जो है इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, इतना आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं हो। तो बरियल प्रैक्टिस में हमने जब देखा कि कॉपर बेस्ड नेकलेस कुछ कुछ चिल्ड्रन जो है वो पहने हुए हैं और तब उनको बरी किया गया, तो इससे पता चल रहा है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आ चुकी है। ठीक है, दूसरा कि जब उनको बरी किया जाता था तो उनको क्या किया जाता था कि उनके बरियल जो लोकेशन होता था, उन बरियल लोकेशंस में कुछ कुछ गुड्स जो है वो हम लोग उसमें प्लेस कर देते थे वो लोग। तो अगर मान लेते हैं कि गुड्स अगर उसमें प्लेस कर रहे हैं, तो इससे भी पता चल रहा है कि जो वही प्लेस कर पाएगा ना जिसमें कि जिसके पास में ज्यादा हो चीजें, अगर उसके पास में जो है अबंडेंट में है, तभी तो वो जाकर के वो ग्रेव में भी जो है आपको जो है वो बरी करने के टाइम पे ये गुड्स को आप जो है वो ग्रेव कर पा। तो इससे भी पता चलता है कि इनइक्वालिटीज आ गई थी। ठीक है, अब बात आता है क्या कि सर ट्रेड या कॉमर्स इनका क्या था, ये बताइए। तो हाँ, ट्रेड और कॉमर्स बिल्कुल था, क्योंकि ट्रेड कॉमर्स में सबसे इन्फ्लुएंशियल मिलते हैं आपको आहर। ठीक है, आहर कल्चर के जो लोग थे, ये क्या कर रहे थे कि ये कॉपर का सप्लाई भी कर रहे थे। ठीक है ना, जो कॉपर ये प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये कॉपर के टूल्स जो होते थे, तो कॉपर टूल्स का ये क्या करते थे, ये टूल्स जो है आगे की तरफ सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई कर रहे थे तो कहा इसी का साइट जो है हमको मिलता है कि हड़प्पा में ये जाकर के सप्लाई कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि ये लोग ट्रेड भी कर रहे थे। ठीक है, और इनके ही जो है सेम कंटेम्पररी में एक ब्रोंज एज डेवलप था जिसको हम हड़प्पा एज कह रहे हैं। तो हड़प्पा के लोगों को जो है ये क्या कर रहे थे, कॉपर टूल्स जो है वो सप्लाई भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती है। ठीक है, दूसरा कि आपको जो है कर्नाटका में आप देखोगे, तो कर्नाटका में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मस्की है, ये वाला एरिया या ब्रह्मगिरी का एरिया है, ये लोग गोल्ड सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये मस्की और जो है आपका ब्रह्मगिरी, ये लोग क्या कर रहे थे,
तो गोल्ड का सप्लाई कर रहे थे, गोल्ड सप्लाई चल रहा था इनका। गोल्ड सप्लाई के साथ साथ क्या है, इवोरी। ठीक है, इवोरी क्या होता है, हाथी का दांत। आपको पता होगा ना कि हाथी दांत से बना हुआ जो जो चीज होता है उसी को हम कहते हैं इवोरी। तो इवोरी जो है, इवोरी के भी मटेरियल्स जो है, इवोरी ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है ये लोग सप्लाई कर रहे थे। ये हड़प्पा में कर रहे थे और बाकी अदर जो चैल्कोलिथिक कल्चर है उसमें भी कर रहे थे। तो हमको क्या पता चल रहा है कि इनका ट्रेड अपने अंदर भी, विलेज के अंदर में भी था, मतलब रूरल सोसाइटी था ये, तो रूरल के अंदर में आपस में भी बार्टर सिस्टम से यूज कर रहे थे। अब कहोगे कि सर बार्टर सिस्टम क्या आता है, तो बार्टर सिस्टम ये होता है कि आप मुझे एवोरी टूल्स दे दो, मैं आपको जो है 1 kg ऑफ राइस दे दूंगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा कि मतलब हमने कुछ दिया उसके बदले में आपसे कुछ ले लिया। तो ये इस तरीके का जो है सप्लाई, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये सारी चीजें जो है, ये कुछ फीचर्स हैं आपके चैल्कोलिथिक पीरियड के, जो कि हम इंडिया में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है हमारे पास वो आता है कि कुछ कॉमन फीचर्स सर बता दीजिए। तो कॉमन फीचर्स की जब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन फीचर्स है, तो हम देखते हैं कि कॉमन फीचर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो कि एक तो आपका जो है यहाँ पे सेटलमेंट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न में मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ जो है हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे जो रेक्टेंगुलर होंगे, कुछ जो है आपके सर्कुलर होंगे, ये हमने देखा। स्मॉल विलेज जो थे वो भी आसपास में थे। ठीक है, तो स्मॉल विलेजेस भी जो थे वो नजदीक में थे। रिवर्स यहाँ पे थे, फर्टाइल प्लेन के एरिया में ये जो है जो सेटल हुए थे। हाउसेस जो है, हाउसेस में हमने क्या बोला कि, एक मिनट, हाउसेस में मैंने क्या बोला, हाउसेस में मैं कह रहा हूं कि हाउसेस में एक आपका मड हाउसेस बन रहे थे। दूसरा कि आपको याद होगा गिलुंद का, तो गिलुंद में मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ब्रिक से बने हुए हाउसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ब्रिक हाउसेस भी यहाँ से मिले हमको। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो है चीजें चल रही थी। ठीक है, तो ये जो हाउसेस आपको हमको देखने को मिला। विलेज जो भी थे वो रिवर्स के नजदीक में फ्लरिश कर रहे थे, फर्टाइल प्लेन्स के नजदीक में जो है फ्लरिश कर रहे थे। तो जो भी आप एरिया देखोगे कि आहर का एरिया देखोगे, तो आहर का एरिया जो है आपको चंबल रिवर के नजदीक देखने को मिलेगा, पूरा चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। उसी में से आप जो है आहर के नीचे जाओगे मालवा, तो मालवा आप देखोगे कि ये जो है पूरा आपका बनास एरिया और इसके आसपास का है। ठीक है, जोरवे में जाओगे तो जोरवे में आप देखोगे कि गोदावरी वाला जो एरिया है उस साइड में पूरा ये डेवलप्ड हो रहा था। तो हर जगह रिवर पे जो है ये फ्लरिश कर रहे थे। ठीक है, अब बात आता है क्या कि सर नवदा टोली के बारे में आप बता दीजिए। तो देखिए नवदा टोली, ये मैंने बोला था कि मालवा कल्चर में है। और नवदा टोली की जब हम बात करते हैं तो, या मालवा कल्चर की बात करते हैं, तो ये पूरा जो है नर्मदा रिवर के आसपास में, नर्मदा रिवर के आसपास में हमको क्या देखने को मिला है, तो ये हमारा मालवा कल्चर देखने को मिला है। तो मालवा कल्चर जो है, मालवा कल्चर कहाँ डेवलप्ड हुआ है, ये हमारा नर्मदा रिवर उसके आसपास के एरिया में हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें कि जोरवे कल्चर के बारे में। तो देखिए जोरवे कल्चर में आपको लगभग जो है आपके ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में आपको जोरवे कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन जोरवे कल्चर में दो एरिया को मैं बोल रहा हूं कि जोरवे जो है, जोरवे कल्चर में दो साइट्स को बिल्कुल आप याद रखिएगा। कौन कौन सा, एक को मैं कह रहा हूं दैमाबाद। ठीक है, दूसरे को मैं क्या कह रहा हूं, दूसरे को मैं कह रहा हूं इनाम गांव, इनाम गांव। क्यों मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को याद कीजिएगा, क्योंकि ये जोरवे कल्चर के ये दो ऐसे साइट है ना जो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट अर्बन हो चुके थे, मतलब बिल्कुल अब कन्वर्ट होने वाले थे अर्बन में, तभी उनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अर्बन हो चुके थे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको बताना है कि दैमाबाद इनाम गांव। इस दैमाबाद को याद रखिएगा, ऑलमोस्ट अर्बन हो चुका था, इसीलिए इस दैमाबाद को हम क्या कहते हैं कि हड़प्पा का ये साउथ, क्या है ये, तो साउथ एक्सटेंशन है ये, साउथ एक्सटेंशन है किसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ये भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जब आप पढ़िएगा
तो हड़प्पा में जब पढ़ाऊंगा तो दैमाबाद जरूर मैं नाम यूज करूंगा, ठीक है। तो दैमाबाद जो है वो ऑलमोस्ट अर्बन हो चुका था, लेकिन उसके बाद इनका डिक्लाइनिंग फेस आ गया, ठीक है। क्यों? दूसरा, दैमाबाद से एक चीज और याद रखिएगा कि दैमाबाद से ना, एक तो ये अर्बन हो रहे थे, दूसरा यहां से ब्रोंज के कुछ टूल्स मिले थे, ठीक है। दैमाबाद पर्टिकुलरली क्या है कि, एक मिनट, दैमाबाद क्या है, दैमाबाद में मैं कह रहा हूं कि दैमाबाद में पर्टिकुलरली जो है आपके ब्रोंज के टूल्स मिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछे कि ऐसा कौन सा चैल्कोलिथिक साइट है जो कि ब्रोंज एज से अलग, जहां से हमको ब्रोंज टूल्स मिले थे, तो वो आपको बताना है दैमाबाद, जो कि जोरवे कल्चर के अंदर में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में बात आता है कि दैमाबाद भी हमने देख लिया, ब्रोंज टूल्स मिल रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब जो है कि एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए इन सेटलमेंट्स का। तो आप देखिएगा कि जो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स है, मैं अगले स्लाइड पे ही आपको ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सर्कुलर और रेक्टेंगुलर जो है इनके हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, तो एग्रीकल्चर और पास्टोरल दोनों चल रहा था, ठीक है। क्रॉप्स में आप देखोगे तो वीट, बार्ली, मिलेट्स, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थे, और मिलेट्स जो है डेक्कन वाले कल्चर में ज्यादा हमको देखने को मिला। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स में आपको क्या देखने को मिलता है, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन में कैटल, सीप, गोट, इन सब का डोमेस्टिकेशन होने लगा था, ठीक है। तो ये हम इसमें समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी में बात करें तो टेक्नोलॉजी में क्या है, तो टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर टूल्स यूज हो रहे थे, ठीक है। एक्सेस यूज हो रहे थे, चिशल यूज हो रहा था, फिश हुक्स हमको देखने को मिले हैं, जो हम ये बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल के एरिया हमने जो देखा था चैल्कोलिथिक, याद कीजिए, जिसमें मैं कह रहा था आपका कि आपका जो है वो क्या मैंने आपको बताया था इसमें, तो इसमें आपको मैंने बोला था कि चैल्कोलिथिक में क्या बताया था, वेस्ट वेस्ट के साइड में। तो वेस्ट के साइड में जो मैंने आपको बोला था कि वेस्ट में हमने देखा था कि पांडु राजा ढीबी है, या पांडु राजा ढीबी के साथ में महिषा दल है, या फिर ये जो है आपका कैरद है। तो इन सब जगहों पे आपको क्या देखने को मिलता है कि फिश हुक्स भी हमको मिले हैं, मतलब फिशिंग भी यहाँ डोमिनेटिंग थी, ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है क्या कि जब ये हमने देख लिया था, ठीक है, कि मालवा देख लिया, जोरवे में दैमाबाद देख लिया। अब इसके बाद दैमाबाद के बाद में आता है कि स्टोन टूल्स भी डोमिनेट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कॉपर टूल्स हर चैल्कोलिथिक साइड में अबंडेंट नहीं थे, कहीं कहीं पे स्कार्सिटी भी था। जैसे कॉपर टूल सबसे ज्यादा किसके पास था, तो आहर के पास था, ठीक है। तो ये क्या था आपका, आहर के पास में था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ब्रोंज इंडस्ट्रीज नहीं था, तभी तो हम इसको चैल्कोलिथिक कर रहे थे, क्योंकि टीन जो है उसकी स्कार्सिटी थी। टीन जहां जहां लोग इंपोर्ट करके मंगाए, वो अपने आप को ब्रोंज में कन्वर्ट कर लिए, जहां नहीं मंगा पाए वो चैल्कोलिथिक में रह गए। पोट्री क्या है, तो ये जो है पोट्री में मैंने बताया कि यहाँ पे पेंटेड पोट्रीज बनने लगे थे, और पेंटेड पोट्रीज भी किस तरीके से, तो मैं कह रहा हूं कि ब्लैक एंड रेड, ठीक है ना, ब्लैक एंड रेड पोट्री जो है ये काफी जो है फेमस हो चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड पोट्री भी हमको देखने को मिल चुका था। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। रीजनल स्टाइल तो आपको पता है कि कल्चरल आइडेंटिफिकेशन पे था, कि अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर था, कहीं पे मड ब्रिक्स के बन रहे थे, तो कहीं पे जो है आपके ब्रिक्स के जो है वो आपके सेटलमेंट्स बनाए जा रहे थे। तो ये सारा चीज जो है इसमें चल रहा था, ठीक है। अब इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट चीज देखना है, वो क्या है कि मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर रीजन वाइज अगर देखें, तो इसमें मैंने आपको बिल्कुल बना के दे दिया है, ठीक है, कि क्या आहर जो है, आहर में क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि बनास कल्चर, इसको हम कहते हैं आहर को। क्यों बनास कल्चर कहते हैं, क्योंकि बनास रिवर के आसपास था। एरिया भी मैंने दे दिया है क्या है, तो आहर है, गिलुंद है। पोट्री यहाँ पे किस तरीके की बन रही थी, तो ब्लैक एंड रेड वेयर बन रही थी, ठीक है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो उस पे व्हाइट लीनियर डिजाइन भी किया रहता था, उस ब्लैक एंड रेड पे एक व्हाइट जो है पतला सा डिजाइन भी किया होता था दोनों कलर के बीच में। इकोनॉमी एग्रीकल्चर कैटल रेयरिंग चल रहा था। एविडेंस हमको यहाँ से कॉपर स्मेल्टिंग का मिला है, क्योंकि मैं बोल रहा था कि कॉपर ये ज्यादा जो है इंपोर्ट कर रहे थे,
सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरी जगह पे, तो इसलिए कॉपर स्मेल्टिंग की टेक्नोलॉजी इनके पास थी। ठीक है, अब बात आता है क्या कि गणेश्वर, गणेश्वर भी देखिएगा तो बिल्कुल आहर के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। तो वहां से क्या है कि कॉपर ये लोग सप्लाई कर रहे थे कहाँ, हड़प्पा के लोगों को। दूसरा मैंने आपको बताया मालवा कल्चर, मालवा कल्चर सेंट्रल इंडिया में था। साइट्स इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो नवदातोली बताया था मैंने, एरन बताया था आपको। तो ये कुछ साइट्स आप रख के रखिए। इस पे पोट्री यहाँ पे कैसा बन रहा था, तो रेड स्लिप्ड वेयर बन रहा था जिसपे ब्लैक डिजाइन हुआ करता था। इकोनॉमी कैसी थी, तो यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग चल रहा था। फिशिंग एविडेंस हमको यहाँ से मिला है, फिश हुक्स मिला है। ठीक है, सेटलमेंट कैसा था, तो लार्ज विलेज हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। मतलब क्या कि यहाँ के जो विलेज है एज कंपैरिजन टू किसके, आहर से हमको बड़े बड़े यहाँ पे विलेज देखने को मिले। तीसरा जो है जोरवे कल्चर है, जोरवे कल्चर में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जोरवे कल्चर क्या है, तो जोरवे कल्चर में एक इंपॉर्टेंट साइट मैंने आपको बताया इनाम गांव, इनाम गांव के साथ में जो है दैमाबाद बताया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पोट्रीज यहाँ पे ब्लैक एंड रेड चल रही थी जिसमें जियोमेट्रिक डिजाइन चल रहा था। ठीक है, ये आपको देखना है। इकोनॉमी कैसा था, तो ये पूरा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड जो है इनकी इकोनॉमी थी। और यहाँ से फूड स्टोरेज पिट्स भी मिले हैं, मतलब जो हम कहते हैं ना कि पोट्री जिसमें फूड को स्टोर करके इन लोगों ने रखा है, वो सारा चीज मिला है। बरियल प्रैक्टिस हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, बरियल जो है हाउस के अंदर भी मिला है। चाइल्ड का बरियल मिला है जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोर्ट अर्न जिसको यूज कर रहे थे हम, URN, अर्न्स बरियल, इसी को कहते हैं पोर्ट बरियल। तो ये भी हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, और हमको यहाँ से क्या मिला है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला किस चीज का, कि सोशल डिफरेंशिएशन या सोशल जो है स्ट्रेटिफिकेशन आ गया था। कैसे, याद कीजिए मैंने जब बोला था कि आपके कॉपर के नेकलेस मिल रहे थे, कॉपर के नेकलेस मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि बरियल पोर्ट में या जो जो बरी किया जाता था, तो उस बरियल में हमको क्या मिल रहा था कि बरियल में आपको जो है गुड्स मिल रहे थे, ग्रेव्ड ग्रेव्ड गुड्स मिले थे। तो वो सारी चीजें जो है हमको बताई जा रही थी कि इससे क्या था कि स्ट्रेटिफिकेशन शुरू हो गया था। ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है गणेश्वर या जोधपुर कल्चर। ठीक है, ये भी जो है आहर के साथ पैरेलल ही डेवलप्ड हुआ था। ये कहाँ हुआ है, ये भी राजस्थान में हुआ है। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉपर जो है मेटलर्जी का ये इंपॉर्टेंट सेंटर था। और ये क्या कर रहा था कि हड़प्पा के लोगों को कॉपर के आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे। कैसे, एविडेंस हमको यहाँ से मिला, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर के आर्टिफैक्ट्स हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमको लिमिटेड एग्रीकल्चर मिल रहा है। तो लिमिटेड एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड एग्रीकल्चर कहने का मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से ज्यादा क्या हो रहा है कि मोर जो है वो ट्रेड पे फोकस किया, क्योंकि इनके पास में जो है कॉपर मेटलर्जी आ चुका है, तो ये कॉपर के आर्टिफैक्ट्स भेजेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये क्या है कि गणेश्वर जोधपुर जो है सप्लायर है कॉपर का, किसको, हड़प्पा के लोगों को जो है ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये सी चीजें। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे एक और चीज समझाना है वो क्या है आपको, कि देखिए इसमें आपको जो है इसमें मुझे जो आपको इंपॉर्टेंट और लेना है वो बताना है कि ओकर कलर की पोट्री, ओसीपी कल्चर जो है ये क्या है, कि ये अपर गैंगेटिक एरिया में ये आपको इसी सेम में ओकर कलर की पोट्री जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओकर कलर्ड वेयर जो थे ये जो है फायरिंग इनका पुअर होता था और ये फ्रेजाइल होते थे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे ओकर कलर पोट्री देखने को मिलेगा। अब क्रोनोलॉजी को अगर बिठाना है तो मैं क्या कहूंगा कि जो ओकर कलर पोट्री का जो टाइम है ये आप देखिएगा तो लगभग आपको 2000 से 1500 BC के बीच में दिखेगा। ठीक है, और ये जैसे ही ओकर कलर पोट्री देखना हमको जब शुरू हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज है किसके बीच में, हड़प्पा के डिक्लाइन में, पेंटेड ग्रे वेयर में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन का जो है ये शुरू हो जाता है। और जैसे ही ओकर कलर पोट्री मिलना शुरू हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि अब चैल्कोलिथिक पीरियड का डिक्लाइन शुरू हो गया है और अब यहां से जो है वैदिक एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ओसीपी कल्चर। और ओसीपी कल्चर को ही कहते हैं कि ब्रिज है प्रोटो हिस्ट्री और अर्ली हिस्टोरिक में। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
अब बात आता है कि चैल्कोलिथिक और हड़प्पा के बीच में रिलेशन क्या है, ये समझ लेते हैं। इनकी इनकी सिमिलैरिटीज क्या है। देखिए, हड़प्पा के लोग भी तो चैल्कोलिथिक से ही डेवलप्ड होकर के अपने आप को हड़प्पा बनाए थे। तो इसलिए क्या है कि अगर सिमिलैरिटीज की बात करेंगे तो मड ब्रिक्स हाउसेज आपको यहां पे भी देखने को मिला है, ठीक है, और मड ब्रिक हाउसेज आपको हड़प्पा में भी देखने को मिला है। एक चीज जो मुझे आपको समझाना है वो यहीं पे मैं समझा देता हूं, तो आप जो है दोनों के बीच का रिलेशन बेहतरीन समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं ना हड़प्पा की, जब हम बात करते हैं हड़प्पा कल्चर की, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हड़प्पा कल्चर जो है सिर्फ टूल्स जो यूज करने लगा था, और जो मैं एज बोला था आपको कि 2500 से लेके और 1715 एज तक, उसी को हम हड़प्पा एज कहते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही सीधा वो अर्बन कल्चर आ गया होगा? नहीं, पहले वो रूरल सोसाइटी बनी होगी, फिर रूरल से वो अर्बन पे आए होंगे, फिर अर्बन से उनका डिक्लाइन आया होगा। तो इस बिहार पे हड़प्पा कल्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं प्री हड़प्पा। क्या कहते हैं इसको? प्री हड़प्पा, ठीक है। दूसरे को क्या कहते हैं? मैच्योर हड़प्पा, जब सिटीज डेवलप्ड होने लगे, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके बाद में आप देखते हो लोथल, कालीबंगा, ठीक। तो ये सब देखते हैं, ये सब कुछ आपका मैच्योर हड़प्पा का जो फेज आया है, उस मैच्योर हड़प्पा के फेज में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक। और एक जो आएगा कि जब ये सिटीज डिक्लाइन होने लगेंगी, तो उसको हम कहते हैं क्या? लेटर हड़प्पा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? लेटर हड़प्पा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे चला है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलूं कि प्री हड़प्पा का एज, तो प्री हड़प्पा के एज में आप देखोगे ना, तो लगभग ये पूरा प्री हड़प्पा जो है आपको देखने को मिलेंगे क्या कि 2000 से लेके, प्री हड़प्पा कब से कब तक है, तो आप देखोगे कि 3300 से लेके और लगभग 2000 या मैं 220,000 बीसी तक का बीच का बोल रहा हूं। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये जो है प्री हड़प्पा है। यहां पे क्या है, ये हड़प्पा अभी रूरल है, ठीक है। तो ये हड़प्पा अभी रूरल है, तो इसलिए ये चैल्कोलिथिक से बिल्कुल सिमिलर आपको ये एज देखने को मिलेगा। हड़प्पा का ये एज जब देखोगे तो ये आपको चैल्कोलिथिक एज से बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। फिर एक एज आएगा आपका मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा में आप देखोगे तो इसका टाइम फ्रेम लगभग जो है 25 से, क्योंकि हर जगह हर रीजन में अलग अलग होगा, तो 2500 बीसीई से लेके और लगभग ये 1750 बीसीई तक जो है ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद का जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि लेटर हड़प्पा, ठीक है। तो उसके बाद का जो एज है उसको हम कहते हैं पोस्ट हड़प्पा या लेटर हड़प्पा। ये आपको देखने को मिलेगा एट दी 1700 बीसी से लेके कहां तक? तो लगभग 1200 बीसी तक जो है ये एज चलता रहेगा। तो जब हम कंपैरिजन देखेंगे तो ये हड़प्पा में क्या है कि हड़प्पा हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बस एक ब्रोंज सीख लिया यूज करना, ब्रोंज को यूज करना सीख लिया, नहीं तो बाकी सारा सिमिलैरिटीज आपको चैल्कोलिथिक एज से देखने को मिलेगा, क्योंकि चैल्कोलिथिक से ही ये ब्रोंज पे आए हैं, मतलब कॉपर से ही ये ब्रोंज पे आए हैं, इसलिए इनको हम हड़प्पा कल्चर कह रहे हैं। तो जो प्री हड़प्पन साइट है, जिसमें कि आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि कोट डीजी है, ठीक है, तो कोट डीजी इस तरीके का जो साइट है, इन साइट्स में आपको लगभग जो है सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी चैल्कोलिथिक से, ठीक है। या फिर कोट दीजिए है, बनावली है, तो बनावली है, ये सारे साइट्स जो है ये प्री हड़प्पन साइट्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो क्या सिमिलरिटी देखने को मिलेगा कि इस प्री हड़प्पा साइट में भी मड ब्रिक के हाउसेस आपको जो है फॉर्म होते हुए दिखेंगे, चैल्कोलिथिक में भी ये फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। चैल्कोलिथिक भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, ये प्री हड़प्पा का टाइम जो है ये भी आपको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगा। कॉपर यहां पे भी यूज किया गया है, कॉपर प्री हड़प्पा में भी यूज किया गया है, बस कॉपर के साथ में इन्होंने और एक्स्ट्रा क्या यूज कर लिया? ब्रोंज यूज कर लिया, ठीक है। तो बात आता है कि डिफरेंसेस की अगर बात करें हम, तो चैल्कोलिथिक और हड़प्पा में डिफरेंसेस क्या आ जाता है कि एक तो आपका जो चैल्कोलिथिक है ये रूरल है। कौन रूरल है? तो चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक एज जो है ये एक रूरल इकोनॉमी है, जबकि हड़प्पा क्या है? एक अर्बन बन जाता है। तो हड़प्पा अर्बन बन गया।
दूसरा चैल्कोलिथिक जो है रीजनल है, ठीक है। रीजनल कहने का मतलब क्या है कि हर जगह अलग अलग चेंज हो रहा है, जोरवे में अलग हो रहा है, आहर में अलग हो रहा है, गणेश्वर जोधपुर कल्चर में अलग हो रहा है, मालवा में अलग हो रहा है, तो इसलिए रीजनल है चैल्कोलिथिक। तो ये क्या है कि चैल्कोलिथिक जो है, ये चैल्कोलिथिक रीजनल ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये पैन रीजनल कहने का मतलब क्या है कि कुछ रीजनल एरिया में लगभग सेम सिमिलैरिटीज। तो जब मैं कह रहा हूं कि वेस्टर्न वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो उसमें क्या है कि लगभग सारे रीजन में एक सेम तरीके की सिमिलैरिटी दिख रही है। तो सेम या फिर जो है सिमिलर जो है आपको ये देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको पैन रीजनल कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि चैल्कोलिथिक में किसी का स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, जैसे ब्रिक्स या कोई भी चीज बन रहा है तो उसका हाई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, ये चैल्कोलिथिक है। तो चैल्कोलिथिक का हाई इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, जबकि हड़प्पा में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका हड़प्पा बन जा रहा है, क्योंकि हड़प्पा में स्टैंडर्ड है तभी तो वो हड़प्पा बना, ठीक है। ठीक, तो ये आपको समझना है। अब आपको एक चीज समझना है, इसमें ऑप्शनल से रिगार्डिंग आपको एक जो है इंटरप्रिटेशन मिलता है कि चैल्कोलिथिक कल्चर जो है ना, उसको हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है बट इंटरैक्टिंग सिस्टम है, जबकि हड़प्पन कॉलोनीज ऐसा नहीं है, ठीक है। कि ये इंडिपेंडेंट तो डेवलप्ड हो रहे थे, लेकिन इनके अंदर क्या है, इंटरैक्टिंग सिस्टम था कि कुछ एक दूसरे को ले रहे थे, दे रहे थे। हड़प्पा में ऐसा नहीं था, हड़प्पा बिल्कुल सेपरेट था इन कॉलोनीज से, बिल्कुल ये हड़प्पा जो है अपना अलग ही जो है एक फीचर कह लो आप, कि एक अलग फीचर या स्टेटस को डेवलप कर रहा था, ठीक है। ये आपको समझना है। अब बात आता है कि सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, तो एविडेंस हमको मिले हैं। कैसे एविडेंस मिले सोशल स्ट्रक्चर के और इन सब चीजों के, तो हम कह रहे हैं कि इसमें आप जाके हाउस साइजेस को देखो, हाउस साइजेस में मिला है। बरियल गुड्स को देखो, बरियल गुड्स से भी मिला है कि कुछ लोग को जो है ऑर्नामेंटेशन मिले हैं और कुछ जो है ऑर्नामेंट्स के बिना ही जो है बरीड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब बात आता है कि क्या यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुआ है किसी भी कल्चर में। फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि साइड साइड से उस कल्चर के आगे जो है ना, वो बिल्कुल एक दीवार जो है उस तरीके से फोर्टिफाइड किया गया है। तो चैल्कोलिथिक में कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं मिला है, ठीक है। अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये इगैलिटेरियन सोसाइटी थी विथ इमर्जिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। इगैलिटेरियन कहने का मतलब क्या है कि सब लोग मिला जुला था, किसी भी तरीके का कास्ट सिस्टम ये सारा चीज नहीं था, बट इनइक्वालिटीज इमर्ज हो रही थी। ये आपको ध्यान से समझना है। इसमें अगला जो है बात आता है क्या, रीजनल बिलीफ्स। तो रीजनल बिलीफ्स में हमको क्या देखने को मिला है यहाँ से, तो मदर गॉडेस के फिगराइंस मिले हैं, कुछ एनिमल सिंबल्स हमको मिले हैं। इस बिहार पे हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ तो था लेकिन कोई टेम्पल्स नहीं मिला है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, किसी तरीके का टेम्पल्स नहीं मिला है। तो ये जो है टेराकोटा के फिगराइंस मिले हैं। तो टेरा, ठीक है, टेरा COTA टेराकोटा जो है, तो टेराकोटा के फिगराइंस यहाँ पे मिले हैं, लेकिन एनिमल सिंबल्स भी मिले हैं। कोई हमको क्या नहीं मिला है यहाँ पे, टेम्पल्स नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनल में, कहता है ना कि चैल्कोलिथिक रिलीजन जो था वो रिलीजन डोमेस्टिक था, ठीक है, फर्टिलिटी सेंटर्ड था, ठीक है, जैसा कि हड़प्पा में होता है, लेकिन लेस इंस्टीट्यूशनलाइज था, मतलब बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज कहने का मतलब कि जैसे अभी है कि आपको ब्राह्मण्स को पकड़ना है यज्ञ करने के लिए, ये सारी चीजें तो वो नहीं थी। कैसे आपको पता चलता है, तो लेस इंस्टीट्यूशनलाइज कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्पल्स नहीं मिले हैं तो जो है इंस्टीट्यूशन तो कोई नहीं था कि रिलीजन को जो है वो गाइड कर रहा था। दूसरा कि यहाँ पे फर्टिलिटी सेंटर्ड कैसे था कि मदर गॉडेस को जब हम प्रे कर रहे हैं, तो मदर गॉडेस को प्रे करने का मतलब क्या है कि अगर किसी फीमेल को अगर हम प्रे कर रहे हैं और वो मदर गॉडेस के फिगराइन के आसपास में आपको जो है ना ट्रीज जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, इन इन्हीं की जो है वो आपकी जो है टेराकोटा फिगराइंस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्टिलिटी को प्रे कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज को प्रे कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी को जो है ये प्रे करना चाह रहे हैं, फर्टिलिटी को पूजा करना चाहते हैं। एनिमल सिंबल्स का मतलब क्या है
कि ये कहीं ना कहीं जो है आपके नेचर को, इस तरीके से चीजों को जो है ये वर्शिप करना चाह रहे हैं। सेम ऐसा ही हड़प्पा में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है इनके रिलीजन के बारे में। बात आता है कि डिक्लाइन कैसे हुआ चैल्कोलिथिक कल्चर का, तो बहुत से अलग अलग जो है एक्सक्यूज है, जिसमें कहते हैं क्या कि एक तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इनके ऊपर आया, ठीक है। दूसरा एरिडिटी आया, सॉइल को जो है एग्जॉशन हो गया, ठीक है। फ्लड्स आ गया डेक्कन साइड्स में, इसलिए जो है, या जो कॉपर के रिसोर्सेज थे उनका डिक्लाइन हो गया, इस वजह से जो है चैल्कोलिथिक पूरा एज डिक्लाइन हो गया, ये हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको बात करना है क्या कि अब चैल्कोलिथिक से आयरन एज पे ट्रांजिशन कैसे आएगा। तो आप देखोगे कि कुछ जो साउथ के एरिया है उसमें देखोगे कि आयरन टूल्स जो है, चैल्कोलिथिक एज जैसे जैसे धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, अब वहां आयरन यूज का जो है आपको टूल्स यूज करना शुरू हो जाएगा। और उस आयरन टूल्स की वजह से क्या होगा कि फॉरेस्ट को क्लियर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉपर से मजबूत होता है आयरन का टूल्स। तो इसलिए क्या है कि अब धीरे धीरे जो है ये आयरन का एक्सपेंशन जो है गंगेटिक प्लेन्स में होना शुरू हो जाएगा। और ये चैल्कोलिथिक कल्चर जो है एग्रीकल्चर बेस को जन्म देंगे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को जो है डेवलप करेंगे, और इनके वजह से क्या है कि ये आपका पूरा जो है धीरे धीरे आयरन एज में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आता है क्या कि इसकी हिस्टोरिकल जो है आपके सिग्निफिकेंस देखना है। तो चैल्कोलिथिक कल्चर का हिस्टोरिकल जो है सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है ना चैल्कोलिथिक में आपको हमेशा ये लीनियर प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा कि पहले स्टोन से आए, स्टोन के बाद ब्रोंज आए, ब्रोंज के बाद आयरन आए, ऐसा नहीं होगा। आपको दिखेगा कि कहीं कहीं स्टोन से सीधा जो है आयरन पे पहुंच गए, कहीं कहीं क्या है कि कॉपर से जो है सीधा आयरन पे पहुंच गए। तो इस तरीके से जो है इनके अंदर चेंजेस भी आया है। तो जैसे जैसे रीजनल डाइवर्सिटी आया है इंडियन प्री हिस्ट्री में, वैसे वैसे जो है ये इनका इवोल्यूशन हुआ है। बात आता है क्या कि ये पूरी तरीके से इंडिजिनसली चैल्कोलिथिक एज डेवलप हुआ है, इसमें कहीं भी बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा, नन अर्बन जो है सोसाइटी थी, तो नन अर्बन कॉम्प्लेक्सिटी इसमें था, ठीक है। अब बात आता है कि अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन चैल्कोलिथिक पे आता है तो आपको सबसे पहले चैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है वो डिफाइन कीजिए। इसकी क्रोनोलॉजी कैसे रही है ये आपको बताना है। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब कि चैल्कोलिथिक कैसे जो है हड़प्पा से अलग है, तो आप ये बताओगे कि जो है चैल्कोलिथिक कॉपर, स्टोन, बोन्स, ये सारी चीजें यूज कर रहे थे ये। उसके बाद अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रीजन वाइज जो एनालिसिस करोगे कि आहार कल्चर में क्या मिला हमको, जोरवे में क्या मिला, पोट्री इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का था इनका, कि कैसे स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा था, इनइक्वालिटीज आ रही थी, ठीक है। और कुछ आर्कोलॉजिकल एग्जाम्पल इसमें डालोगे और उसके बाद में कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे हिस्ट्री में। कंक्लूजन में क्या डालोगे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिस्ट्री में, कैसे। लेट्स से कि अगर चैल्कोलिथिक एज नहीं डेवलप हुआ होता तो शायद ब्रून एज, हड़प्पा एज डेवलप नहीं हो पाता। और जब हड़प्पा एज जब डिक्लाइन कर रहा था तो हड़प्पा से जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया कि वो इन चैल्कोलिथिक एज में गए और हड़प्पा प्लस चैल्कोलिथिक आइडिया जो है दोनों मर्ज हुआ। और इसने भी कहीं ना कहीं आयरन एज में, जब आयरन का यूज लोग सीख रहे थे, तो उस आयरन एज के लोगों को एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें जो है उनको लर्न करने में, उनको सिखाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो इसके साथ आज इस लेक्चर को यहीं पे जो है, ठीक है, फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल, और तब तक के लिए मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ये पीडीएफ थोड़ा सा आप लोग देखिए, डाउनलोड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट और गुड नाइट। मिलते हैं अगले क्लास में।